देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये क्वेश्चन जो है 54.56 आंसर आया था, वहां तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। ये देखो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आज हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। ये देखेंगे कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले नया पॉइंट पढ़ना है हमें, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है, देखो एक एग्जांपल से समझ में आएगा। जैसे कि मान लो 10,000 किसी ने डिपॉजिट किया है और इंटरेस्ट मिलेगा, मान लो 10,000 डिपॉजिट पे। ये यही वाला यहाँ से ही करके दिखा रहे हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है, बोल रहा है कि अगर 10,000, सपोज यू इन्वेस्ट 10,000 फॉर ए ईयर, 1 ईयर के लिए, एट रेट ऑफ 6% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। ठीक है, बोल रहा है कि अगर हम लोग 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं 1 ईयर के लिए, लेकिन वो हमें इंटरेस्ट कैसे मिलने वाला है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, यानी 6 मंथ्स के गैप में। मतलब एक बार 6 मंथ्स में इंटरेस्ट मिलेगा, फिर 6 मंथ्स बाद इंटरेस्ट मिलेगा। और पूरा जो हम लोग का इन्वेस्टमेंट का सिस्टम है, ठीक है, पूरा जो इन्वेस्टमेंट का हम लोग का सिस्टम है, वो मतलब टाइम पीरियड है, वो पूरे 1 ईयर का है। ठीक है, यहां से यहां 1 ईयर, इंटरेस्ट रिसीव होगा 6 मंथ्स के गैप में। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव होगा 6 मंथ्स के गैप में। गुड मॉर्निंग बोल रहा। गुड मॉर्निंग मैम। अब देखो यहाँ पर फिर इंटरेस्ट कितना होगा, 6 मंथ्स के गैप में इंटरेस्ट रिसीव होगा और 6% पर एनम है। तो अभी हमें मिलेगा कैसे, 6% अगर पर एनम है तो अभी हमें कितना करके मिलेगा, अभी हमें 3% करके मिलेगा। अब इसको हम फॉर्मूला में भी दिखा सकते हैं। मतलब अगर हम लोग फॉर्मूला दिखाएंगे तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितना आंसर निकल के आएगा वो तो तुम लोग को पता ही है। देखो कंपाउंडेड सेमी एनुअली बोला है, तो तुम लोग फॉर्मूले में ऐसे लिखोगे, a इक्वल टू पी इंटू 1+i होल टू दी पावर n। जहां पर p है 10,000, आई कितना हो जाएगा, क्योंकि 6%, 1 ईयर में 6% मिलेगा, 6% पर एनम, लेकिन कंपाउंडेड सेमी एनुअली है तो 3% करके मिलेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3% और पूरे ईयर में 2 टाइम्स मिलेगा। ठीक है, कितना नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड हो जाएगा 2। कैसे, क्योंकि एन का वैल्यू क्या है, टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम। तो 1 ईयर का टोटल इन्वेस्टमेंट पीरियड है, नंबर ऑफ कन्वर्जन 2 टाइम्स होगा, क्योंकि सेमी एनुअली है तो ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर कितना निकल के आएगा, ये देखो आंसर हम लोग का हो जाएगा 3% है तो 3 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू इक्वल 2 हो गया इंटू 10,000। तो ये हो जाएगा 10,609। ठीक है, 10,609 हो गया। अच्छा, अब इसमें अगर हमें इंटरेस्ट पूछा जाए तो इंटरेस्ट कितना मिला, अगर इंटरेस्ट का अमाउंट अगर हम लोगों से पूछा जाए कि हमें इंटरेस्ट कितना मिला, तो कितना इंटरेस्ट मिला है बोल सकते हो। गुड मॉर्निंग श्रेया। देखो कितना इंटरेस्ट मिला है बोल सकते हो। अगर 10,000 इन्वेस्ट करके 10,609 रुपीज बन रहा है तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा बोलो। 609। 609, तो ये हो गया 609। ठीक है,
अच्छा 609 हमें कैसे मिला है? 609 हम लोगों को 3% 6 मंथ्स के गैप में या फिर 6% 1 ईयर में ऐसे मिला है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ कि ये जो 609 अर्न हुआ है वो कितने अमाउंट पे हुआ है, ये बोल सकते हो? ये 609 जो हमें एक्स्ट्रा अर्न हुआ है ये कितने अमाउंट पे अर्न हुआ है? अरे बोलो, कितने अमाउंट पे? हाँ बोलो। 10,000 में। 10,000, करेक्ट। ये 609 जो अर्न हुआ है ये 10,000 हुआ है। अगर हम लोग 10,000 इन्वेस्ट नहीं करते तो कहाँ से 609 मिलता? तो मुझे एक चीज बताओ कि परसेंटेज ऑफ रिटर्न क्या हुआ, ये बोल सकते हो? मतलब ये 609 मिला है आउट ऑफ 10,000, तो इसको अगर हम परसेंटेज में डिफाइन करना चाहे तो क्या ये कुछ ऐसा नहीं बनेगा? 609 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10,000, 6.09%, ठीक है। 6.09%, मतलब इसको अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो ये फिर इसका एक्सप्लेनेशन क्या निकल के आएगा पता है? 609 का इंटरेस्ट मिला, 609 का इंटरेस्ट मिला जब हम लोगों ने इन्वेस्ट कितना किया? 10,000, ठीक है। तो 1 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा जब हम लोग को इन्वेस्ट, अच्छा मुझे उल्टा लिखना चाहिए था, सॉरी। मुझे जो चाहिए हम इसको थोड़ा रिवर्स लिखते, रुको एक सेकेंड। हम इसे ऐसे लिखेंगे, अगर हम 10,000 क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे कितना मिला है? 609 रुपीज का इंटरेस्ट मिला है। अगर हम 1 रुपीज इन्वेस्ट करते तो मुझे इंटरेस्ट कितना मिलता? 609 डिवाइडेड बाई 10,000। अब हम ये निकालना चाहते हैं कि अगर हम 100 रुपीज इन्वेस्ट करते, अब ये 100 क्यों निकाल रहे? ताकि मुझे आंसर परसेंटेज में मिले। तो अगर हम 100 रुपीज इन्वेस्ट करते तो मुझे जो मतलब मुझे जो अर्निंग होता वो 6.09 है, क्योंकि मैंने ये आउट ऑफ 100 निकाला है तो इसको हम बोल सकते हैं कि 6.09% जो है इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज देखो, हम लोगों का जो स्कीम था वो कितने परसेंट पे था? 6% पे था, ठीक है। हम लोग का जो स्कीम था वो 6% पे था कि पूरे ईयर में 6% इंटरेस्ट मिलेगा। अगर पूरे ईयर में 6% इंटरेस्ट मिल रहा है तो 10,000 पे 6% इंटू 12/12 करने से तो मेरा 600 इंटरेस्ट आना चाहिए, तभी तो जाके 600 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 100 करने से 6% आएगा। लेकिन हम लोग का आ रहा है 6.09, ठीक है। क्योंकि हम लोग का इंटरेस्ट 600 नहीं होके 609 हुआ है, 9 रुपीज एक्स्ट्रा है, और उसी 9 रुपीज एक्स्ट्रा के लिए ये 9% हो रहा है। मतलब ये देखने में अगर जस्ट देखो तो ये 6% इंटरेस्ट है, लेकिन अगर इसको एनालिसिस करो तो ये 6.09% इंटरेस्ट मिल रहा है। मतलब जितना इन्होंने बोला उससे ज्यादा हमें मिल रहा है। क्यों मिल रहा है बोल सकते हो? ऐसा क्यों हो रहा है? 609 कैसे बना, ये बोल सकते हो? क्यों 609 बन रहा है? ऐसा क्या क्या प्रोसेस में अगर हम लोग क्वेश्चन को करें तो 609 की जगह 600 आएगा, बोल सकते हो? मुझे एक चीज बताओ कि मुझे 600 इंटरेस्ट मिलता कौन से मेथड से होने से मुझे 600 इंटरेस्ट मिलता? बोलो, मैंने तो सारा चीज बताया, अब तुम लोग कुछ बोलो। मैम सिंपल इंटरेस्ट। करेक्ट। अगर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट से करते तो क्या होता पता है? अगर 3% पहला बात है तो उसमें कंपाउंडिंग का कुछ बात होता नहीं है, तो 10,000 पे 6% मेरा कितना आ जाता? अगर मेरा सिंपल इंटरेस्ट का बात होता ना तो मुझे ऐसे मिलता 10,000 पे 6% इंटू यहाँ पर हो जाता 12/12, और ये मेरा बन जाता पूरा 600। और अगर ये मेरा 3% करके भी ये लोग देते तो भी मेरा ऐसे बनता 3% इंटू कितना बन जाता? 6/12, ठीक है। तो कितना आता देखो, देखते हैं इसमें आता कितना है। 10,000 इंटू 3% डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया? 150, ठीक है। 150 आ गया अगर 3% करके करते हैं 6 मंथ्स का। और अगेन अगर हम लोग 10,000 में करेंगे तो ये 300 आएगा। चलो इस पे ऐसा नहीं आएगा, सिंपल इंटरेस्ट में ना कंपाउंडिंग का बात नहीं होता है। 3% मतलब फिर 3% का ही कैलकुलेशन हो जाएगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता इतना। अब ये 609 पे 9 रुपीज एक्स्ट्रा कैसे आ रहा है? क्योंकि देखो
कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे क्या बोल रहा है, 10,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा 3% कितने मंथ्स के लिए, 6/12। तो इसमें मेरा जो आंसर है वो कितना निकल के आया था, अभी अभी मैंने कैलकुलेट किया था, ये शायद मेरा कैलकुलेट होके आया यहाँ पर, ये देखो यहाँ 3% नहीं, यहाँ मुझे ऐसे लगाना पड़ेगा, देखो 6% ही लगाना पड़ेगा। क्यों हम बोल रहे हैं, देखो हम यहाँ पर ये 6/12 किए ना, मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट में मुझे 6 मंथ्स का कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखो 6 मंथ्स का कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ये मेरा हो जाएगा 300, ठीक है 300 हो रहा है, चेक करके देखो, यहाँ पर देखते हैं, 10,000 इंटू 6% डिवाइडेड बाई 2, 300, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट मुझे जब इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, तो मुझे कौन से अमाउंट पे मिलता है, एक्यूमुलेटेड अमाउंट पे। तो 10,000 पे मुझे 6 मंथ्स में 300 का जो है इंटरेस्ट मिला, तो मेरा अमाउंट बन गया है 10,300। नेक्स्ट मुझे इंटरेस्ट मिलेगा 10,300 पे 6% करके 6/12 का, ठीक है 6% करके 6/12 मंथ्स का। तो यहाँ पर आंसर मेरा आ जाएगा 10,300 इंटू 6% डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 309, ठीक है 309। तो एक बार इंटरेस्ट मिला, देखो 300, एक बार मिल गया है 309, और टोटल इंटरेस्ट बन जाता है मेरा 300 प्लस 309 यानी 609, ठीक है ऐसे होगा 609 हो जाएगा। और इसको सिंपल इंटरेस्ट को भी अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं तो देखो उसमें भी मेरा पहले 300 निकल के आता, नेक्स्ट भी 300 निकल के आता, क्योंकि हम 10,300 की जगह 10,000 पे करते, ठीक है। अगर हम ये एक बार में नहीं दिखाते हैं, 2 बार में दिखाते हैं तो भी चलेगा, लेकिन देखो ये फॉर्मूले में मुझे इसको ना 3% करना जरूरी है। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला मेरा एट ए टाइम में ऐसे वर्क करेगा कि 10,609 मेरा निकल के आएगा। लेकिन जब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर रहे तो हम लोग सिंपल दिमाग लगाएंगे कि 6% मुझे मिलेगा कितना, ये देखो 6% मुझे 6/12 मंथ्स, फिर 6% मुझे 6/12 मंथ्स, ऐसे करके कैलकुलेट होगा 10,000 पे। ये फॉर्मूले पे जब लगाते हैं तो आई को एडजस्ट करना जरूरी होता है, लेकिन तुम लोग अगर फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते हो, ऐसे करके करते हो तो आई को एडजस्ट नहीं करना पड़ता है, लेकिन वो तो काफी मुश्किल होता है ना। यहाँ पर 2 टाइम्स था तो कर लिया, अब मान लो 15 टाइम्स है तो कितना बार एक्यूमुलेट अमाउंट को निकाल के कैलकुलेट करोगे, वो तो टफ हो जाएगा। इसीलिए देखो यहाँ पर क्या हुआ, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्या बता रहे हैं, देखने में तो 6% है, अगर 6% है तो इंटरेस्ट तो होना चाहिए 600, बट इंटरेस्ट कितना निकल के आ रहा है 609, और हम लोग जब चेक भी कर रहे हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है 6.09, ना कि 6% आ रहा है। तो ये चीज देखो, अब यहाँ पर थियोरिटिकली पढ़ के बताते हैं, देखो क्या बोला है, यहाँ पर बोल रहा है इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड मोर देन वंस ए ईयर, अगर पूरे एक साल में एक बार से ज्यादा अगर हम लोग का इंटरेस्ट कंपाउंड होता है, इफेक्टिव रेट फॉर ए ईयर एक्सीड्स द पर एनम इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट पर ईयर एक्सीड्स द पर एनम इंटरेस्ट। देखो यहाँ पर एनम इंटरेस्ट कितना था, 6% पर एनम। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में पर एनम इंटरेस्ट मेरा कितना दिया हुआ था, 6%, ठीक है। और यहाँ पर देखो बोल रहा है कि ए ईयर, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट फॉर ए ईयर, ठीक है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम ये कितना आया 6.09। तो बोल रहा है कि अगर कंपाउंडिंग एक से ज्यादा बार है एक साल में, जैसे यहाँ 2 बार है, 4 बार हो सकता है, अगर एक से ज्यादा बार कंपाउंडिंग होता है तो इफेक्टिवली जो इंटरेस्ट रेट हमें मिल जाता है वो हमारे गिवन यानी स्पेसिफाइड रेट से ऑलवेज ज्यादा होता है, ठीक है। तो पर एनम इंटरेस्ट रेट जो है ये लेस हो जाता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम से, या फिर इसको ऑपोजिटली बोलो तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज मोर देन पर एनम इंटरेस्ट जो कि स्पेसिफाइड होगा। इसका रीजन बस इतना ही है क्योंकि यहाँ पर हमें यही अमाउंट को 2 बार में दिया जा रहा है। अब 2 बार में देने से भी ना सेम अमाउंट हो सकता था अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है तो कंपाउंडिंग अमाउंट पे जैसे ही पे होने जाएगा तो वो अमाउंट एक्स्ट्रा हो
जाएगा, क्योंकि यहाँ 300 पे एक्स्ट्रा अमाउंट हमें मिल रहा है, वही 300 पे ही ना देखो 9 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है, 300 पे ही 9 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो इस चीज को बोलते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो फॉर्मूले में दोगे तो डायरेक्टली तुम लोग को बहुत ही आसानी से 10,609 मिल जाएगा, ठीक है, और अगर ऐसे करोगे तो भी मिलेगा, ये देखो 10,300 और उसमें 309 को ऐड करने से एक्यूमुलेटेड अमाउंट 10,609 हो जाएगा। अब जब हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं तो आई को एडजस्ट कर लेते हैं, और जब फॉर्मूला यूज नहीं करके सिंपल कैलकुलेशन करना चाहेंगे तो इस तरीके से होगा, 10,000 पे 6%, 6/12 मंथ्स के लिए, फिर एक्यूमुलेटेड अमाउंट पे 6%, 6/12 मंथ्स के लिए। अब इसको जब फॉर्मूले में दोगे तो आई को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने दो तरीके से दिखाया, बाकी तुम लोग को फॉर्मूले में ही कंसिडरेशन करना है, क्योंकि फॉर्मूले से ही तो करना पड़ेगा ना, इसीलिए ये 2 बार था, अगर 20 बार होगा तो बिना फॉर्मूले के कैसे करोगे। गुड आफ्टरनून सुमित। गुड आफ्टरनून मैम। अच्छा अब देखो ये हो गया, इसका मतलब ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ। बोलो ये बात समझ में आया? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब समझ में आया? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने में जैसा लग रहा है वैसा है नहीं, ठीक है, देखने में तो 6% है लेकिन मिल रहा है 6.09%। बोलो ये बात समझ में आया? बोलो ये बात समझ में आया, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट? यस मैम। अच्छा अब हम लोग, ठीक है, देखो अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला इसमें लिखेंगे क्योंकि हमें इस पे क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। तो देखो फॉर्मूला मेरा क्या बनेगा, हम 2 फॉर्मूला लिखवाएंगे। क्या दोनों याद रखना है? हाँ दोनों याद रखना है। क्यों दोनों याद रखने का? एक ही रीजन है, हमारे पास कैसा डेटा गिवन होगा क्वेश्चन में उसके ऊपर डिपेंड करके दोनों फॉर्मूले का यूज करना पड़ सकता है, ठीक है। जब जिस क्वेश्चन में जिस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, एक तो ये वाला फॉर्मूला, एक ये वाला, देखो ये वाला फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला कैसे याद रखोगे? सिंपल बात है, ये क्या है, ये इंटरेस्ट है, कैपिटल आई। ये क्या है, ये मेरा पी है, पी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और ये इंटू 100 है। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर हम इसको ऐसे करके लिखते हैं, देखो इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट का मतलब होता है पीईटी, यहां पर ऐसे लिखेंगे। देखो ये इंटरेस्ट मेरा कितना आया था 609, पी मेरा कितना आया था 10,000। मुझे क्या निकालना है, ई फॉर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, T1, ठीक है। टी क्या हो जाएगा, देखो हम लिख देते हैं, आई का मतलब, इसको ना आई लिखो, ठीक है, इसको आई लिखो, हम यहाँ पर सारे मीनिंग समझा देते हैं। आई का मतलब अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, अच्छा, पी का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, अच्छा, और टी का मतलब टाइम, और ई का मतलब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा अब हम थोड़ा सा तुम लोग को सेम क्वेश्चन से समझा देते हैं कैसे मेरा 6.09 निकल के आएगा। देखो अभी हम मैंने जो एग्जांपल लिया था मतलब यहीं से लिया हुआ है, ठीक है। तो वहां पर आई 609 बिकॉज आई इज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, पी प्रिंसिपल जो कि 10,000 है, ई इफेक्टिव रेट रख दिया, वही हमें निकालना है, 1 ईयर का इन्वेस्टमेंट था, तो ई का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो ये देखो 609 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 10,000, क्योंकि ये देखो ये इधर मल्टीप्लाई होके आ जाता है, तो 10,000 इंटू 1 कितना होता है 10,000 इंटू ई, ठीक है। देखो ये तो तुम लोग को पता है ना कैसे करके चेंज करना पड़ता है, ये देखो ऐसे, फिर ई इक्वल टू 609 डिवाइडेड बाय 10,000, और इसको अगर डिवाइड करेंगे हम लोग तो आंसर कुछ ऐसा आएगा 0.0609, ठीक है, 0.0609। ये तुम लोग ओरली कर सकते हो, देखो ओरली भी कर सकते हो, इसके लिए कैलकुलेटर का जरूरत नहीं होता है। कैसे करना चाहिए पता है, देखो जब मुझे ये 609 डिवाइडेड बाय 10,000 दिया है, ये बचपन में सीखे हो गए, अभी भूल गए हो तो अलग बात है, पहले यहाँ 609 लिख लो, 1 2 3 4 4 जीरो है, 1 2 3 4 डेटा के आगे पॉइंट बैठना चाहिए, ऐसे होता है। तो इसके लिए कैलकुलेटर का भी जरूरत नहीं है, बाकी अगर नहीं कर पाते हो तो कैलकुलेटर यूज कर लेना। अब इसको इफेक्टिव जो है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये हमेशा परसेंटेज में आंसर देगा, तो इस चीज का अगर परसेंटेज निकालना है तो मुझे कैसे आंसर लिखना पड़ेगा 0.0609 इंटू 100, ये करने से आ जाएगा 6.09%। तो एक फॉर्मूला तो ये बन गया, ठीक है, I इक्वल टू पीईटी,
ठीक है, जैसे तुम लोग सिंपल इंटरेस्ट जब किए थे तो आई इक्वल टू क्या था, सिंपल इंटरेस्ट पी इंटू आर इंटू टी। देखो सेम फॉर्मूला है, बस आर की जगह ई यूज किया हुआ है। तो इसको याद करने के लिए ज्यादा एफर्ट मुझे नहीं लगता है देना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये तुम लोग के दिमाग में एक बार गया हुआ है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे बस यहाँ ई लिखना पड़ेगा। अच्छा, और एक फॉर्मूला होता है वो भी लिखो, E इक्वल टू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है, अब ये कब यूज करना पड़ेगा, देखो ये तब यूज करना पड़ेगा जब मेरे पास क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट है और बाकी कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो मुझे ये वाला यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन आएगा तो समझ में आ जाएगा, अभी लिख लो, इसका भी जरूरत पड़ेगा। अब ये जो फॉर्मूला है इसमें E का मतलब है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, और आई का मतलब है वही एडजस्टेड इंटरेस्ट जो हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट में लास्ट दिन सीखा था। ठीक है, और एन का मतलब वही नंबर ऑफ कन्वर्जन, कितना बार कन्वर्जन होगा। ठीक है, अच्छा अब इससे भी क्या 6.09 कैलकुलेट होगा, हाँ हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। ये देखो 1 आई लेकिन एडजस्टेड इंटरेस्ट लेना है, तो इंटरेस्ट कैसे मिल रहा था, तो एडजस्ट करने से पता चलता है, हम लोगों ने जो सीखा हुआ है कंपाउंडिंग के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। तो कंपाउंडिंग 2 बार है तो 3% करके मिल रहा है, तो ये देखो ये 3% हो जाएगा, और कन्वर्जन 2 टाइम्स है -1, तो इसका आंसर कितना आएगा, कैलकुलेटर ले लो, देखो यहाँ पर हो गया 3/100। ठीक है, +1 इंटू इक्वल करने से ही 2 बार का दिखा देगा, -1 हो जाएगा, ये देखो 0.0609। ठीक है, और इसको जब हम लोग परसेंटेज में दिखाएंगे तो 0.0609 इंटू 100 यानी कि 6.09% हो गया। ठीक है, दोनों से ही आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन तो कोई भी फॉर्मूले से सॉल्व हो सकता है जो हम लोगों ने भी देखा, लेकिन हर एक क्वेश्चन हर एक फॉर्मूले से सॉल्व नहीं होगा। अगर क्वेश्चन में पी नहीं गिवन है, अगर क्वेश्चन में हमें आई नहीं गिवन है, तो फिर हम लोग ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, तब हमें ये फॉर्मूले में शिफ्ट होना पड़ेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन आएगा तो पता चल जाएगा, देखो कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ सकता है। अच्छा, अब देखो अभी जो सीखा है इसी पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे पहले ये वाला एग्जाम्पल 22 बोल रहा है 5000 इज इन्वेस्टेड इन ए टर्म डिपॉजिट। ठीक है, टर्म डिपॉजिट का मतलब होता है कि समय के हिसाब से, ठीक है, मतलब 5 साल 6 साल एक टर्म होता है। टर्म डिपॉजिट स्कीम दैट फेचेस इंटरेस्ट 6% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। बोल रहा है कि जो 5000 हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है, ये मेरा क्या हो गया, पी हो गया। ठीक है, हम लोगों ने टर्म डिपॉजिट स्कीम में इन्वेस्ट किया है, जिससे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा 6% पर एनम, पूरे ईयर में 6%, लेकिन कंपाउंडिंग होगा क्वार्टरली करके। मतलब एक बार में मुझे 6% नहीं मिलेगा, पूरे 1 ईयर में मुझे 6% जरूर मिलेगा, एक बार में नहीं मिलेगा। क्वार्टरली मतलब ईयर में कितना बार मिलेगा, मुझे बोलो, ईयर में कितना बार मिलेगा, 4 टाइम। 4 टाइम। ठीक है, और कितना करके इंटरेस्ट होगा, क्योंकि 4 टाइम्स तो मुझे 6% करके देगा नहीं, तब तो 24% हो जाएगा। बोलो 1.5%। हाँ 1.5%, 6% डिवाइडेड बाय 4, 1.5%। 4 से ही क्यों डिवाइड हुआ, कल भी हम लोग स्टैटिस्टिक्स में देख रहे थे, क्वार्टर का मतलब ही होता है कि हम लोग अगर चीजों को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास 12 मंथ्स होता है 1 ईयर में, 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 3 मंथ्स के गैप में इंटरेस्ट मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन मिलेगा 4 टाइम्स, लेकिन मिलेगा 4 टाइम्स। कल भी देखो क्वार्टर 3 ही था, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3। ठीक है, कट हमारा 3 चाहिए, लेकिन मुझे इक्वली 4 पार्ट में जो है ये इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा, आप बोल रहे हैं व्हाट विल बी द इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर। अब 1 ईयर के बाद इंटरेस्ट अमाउंट कितना होगा, तो ऐसा क्वेश्चन तो हम लोगों ने लास्ट दिन बहुत सारा किया था। चलो देखो कि आफ्टर 1 ईयर कितना हो जाएगा, चेक करके देखो। तो पूरे 1 ईयर में कितना मिलेगा, 6% पर एनम। लेकिन दिया कैसे जाएगा, बोल रहे हैं कि 6% पर एनम नहीं मिलेगा,
3 कट लगाएंगे तो मुझे 4 इक्वल पार्ट्स मिल गया। 4 इक्वल पार्ट्स में मुझे मिलेगा 1.5%, 1.5%, 1.5%, 1.5%, क्योंकि इसको अगर हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो इतना ही आता है। इन्वेस्टमेंट क्या है 5000, ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्या है 5000। हम लोग को बोला है कि अमाउंट कितना होगा, सॉरी इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। हम लोग को पूछा है इंटरेस्ट अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट कितना होगा ये पूछा है, ठीक है। तो इंटरेस्ट के लिए हम लोग पहले ये निकालते हैं कि आफ्टर 1 ईयर ये 5000 कितना बन जाएगा, तो ही हमें इंटरेस्ट का पता चल जाएगा। ये देखो P है 5000, आई हमेशा एडजस्ट करना पड़ता है। अगर कंपाउंडिंग कुछ और तरीके से होता है तो एडजस्ट करने के बाद आई आ रहा है 1.5%। नंबर ऑफ कन्वर्जन इन ईयर कितना होता है, T इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, ठीक है। तो T कितना है, T हम लोग का 1 ईयर है। कितने ईयर का इन्वेस्टमेंट है, 1 ईयर का। नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, पर एनम मतलब ईयरली कितने सारे कन्वर्जन होंगे, क्योंकि क्वार्टरली है तो ईयरली 4 टाइम्स कन्वर्जन होगा। तो ये हो गया 4, ये देखो 4 टाइम्स, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार मिलेगा, 4 बार मिलेगा तभी 4 इंटू 1.5 6% हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कितना आ रहा है, कैसे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटर ले लो सीधा। 1.5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, ठीक है। यहां तक सॉल्व हो गया। 2 दी पावर 4 है तो इनटू इक्वल, कैलकुलेटर में करो, ये 2 बार हो गया, इक्वल 3 टाइम्स, इक्वल 4 टाइम्स। बार बार कोई लिखने का जरूरत नहीं है, इक्वल इक्वल करोगे तो ऐसा दिखेगा। और अगर किसी के कैलकुलेटर पे नहीं हो रहा है तो जब मंडे ऑफलाइन क्लास में आओगे तो हम दिखा देंगे, ठीक है, कि नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि कैलकुलेटर का अलग अलग फंक्शन होता है। 53 देखो कितना आया, 5306.817 मतलब 82, ठीक है। ये अमाउंट हो गया। तो हम लोग यहाँ पर निकालते हैं कि इंटरेस्ट कितना होगा। तो इंटरेस्ट कितना हो गया 5000, अगर 5306.82 बन गया है तो इंटरेस्ट कितना अर्न हुआ है 306.82, इतना इंटरेस्ट अर्न हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि इंटरेस्ट अर्न कितना हुआ है। तो इंटरेस्ट अर्न हो गया है 306.82, ठीक है। अब नेक्स्ट बोला है व्हाट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखने में तो दिख रहा है कि ये 6% है, लेकिन इससे ज्यादा ही मिला होगा बार बार कंपाउंडिंग होने के कारण, ठीक है। कंपाउंडिंग के रीजन से उससे ज्यादा ही दिख रहा होगा। अब निकालेंगे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखो जब मेरे पास ना ये सब डेटा अवेलेबल है, इंटरेस्ट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो बिना कोई फॉर्मूले को याद करके तुम लोग मेरा ये कंसेप्ट याद रख के निकाल सकते हो। जब तुम लोग के पास ये डेटा पूरा होगा क्वेश्चन में कि हाँ कितना इनिशियल इन्वेस्टमेंट था, कितना अमाउंट हुआ, तो तुम लोग कोई फॉर्मूला मत ध्यान देना, सिंपल मेरा ये लॉजिक याद रखना कि मैंने कितना इंटरेस्ट कमाया। मैंने टोटल इंटरेस्ट कमाया है 306.82, ठीक है। आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ 5000 इन्वेस्ट करके इतना इंटरेस्ट कमाया, तो इंटरेस्ट का रेट कितना है ऐसे करके निकाल लो। कोई फॉर्मूले का जरूरत ही नहीं है, फॉर्मूले का तब यूज करो जब मेरा मतलब बिना फॉर्मूले के जब नहीं होगा तभी यूज करो, ठीक है। हम तो वही बोलेंगे इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5000। तो ये हो गया देखो 6.136 मतलब 6.14%, 6.14% अप्रोक्स। देखो हो गया, इंक्रीज हो गया। देखो 6% से 6.14 हो गया। जितना ज्यादा कंपाउंड होगा ना उतना ज्यादा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। देखो जैसे ये 6% था, क्वार्टर के कारण 6.14 हुआ, और इसके पहले वाला क्वेश्चन भी देखो 6% था लेकिन सेमी एनुअली था तो बस सा ही बढ़ा 0.09 मतलब 2 बार कंपाउंडिंग हुआ ना। यहाँ 4 टाइम्स कंपाउंडिंग हो रहा है, 4 टाइम्स। ये देखो 1 2
3 4 जितना नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग बढ़ेगा मेरा यहाँ पर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हर बार मेरा कंपाउंडेड अमाउंट पे मुझे इंटरेस्ट मिलता जाएगा। तो अगर कंपाउंडेड अमाउंट पे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा तो फिर मेरा यहाँ पर अमाउंट जो है इफेक्टिव रेट का धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। बाकी इसको तुम लोग ये दोनों कोई भी फॉर्मूले से कर सकते हो, ठीक है। ये फॉर्मूला तो जो मैंने लॉजिकली समझाया उसी पे बेस्ड है, बस ये अलग फॉर्मूला हो रहा है क्योंकि यहाँ पर तभी फॉर्मूला ये यूज होगा जब मेरे पास पी वगैरह नहीं रहेगा। अच्छा, ये मेरा देखो 22 का क्वेश्चन हो गया। जो हम लोगों ने इफेक्टिव रेट सीखा उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन किया हम लोगों ने। अच्छा, अब देखो 23, इसमें क्या बोला है? बोल रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है। एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब हम लोग को ई निकाल के देना है, ई फाइंड आउट करना है। इफ एन अमाउंट ऑफ 20,000 इज डिपॉजिटेड इन बैंक फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 8% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। बोल रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा अगर हम लोगों ने कुछ एक अमाउंट जो कि 20,000 का है वो बैंक में डिपॉजिट किया है 1 ईयर के लिए, और बैंक ने बोला था 8% ईयरली इंटरेस्ट देंगे, लेकिन कैसे देंगे? सेमी एनुअली देंगे। ये 8% हम देंगे लेकिन 8% को 4% करके देंगे, क्योंकि बैंक वालों ने बोल रखा है। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हम तुम लोग को बोल सकते हैं। पहला बात तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जब तुम लोग इंटर में जाओगे वहां पर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोल के चैप्टर होगा वहां पर इसी चीज को फिर से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसी चीज को फिर से पढ़ना है, ये नहीं करोगे तो एफएम नहीं कर पाओगे। दूसरा बात ये है कि तुम लोग अगर बड़े होके कहीं पर भी कुछ इन्वेस्ट करने जाओगे तो अगर कैलकुलेशन ही नहीं आएगा तो फिर तुम लोग तो जो है लॉस में रन करोगे। देखो कंपाउंड वाला लेना हमेशा चाहिए, कंपाउंडिंग अगर कहीं हमें मिलता है क्योंकि उसमें मुझे इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए चैप्टर को बहुत ध्यान से करो। तो देखो यहाँ पर बोल रहा है 8% पर एनम, मतलब ईयरली बैंक बोल रहा है 8% देंगे, लेकिन कैसे देंगे? बोल रहा है कि 2 बार में देंगे। क्यों? सेमी एनुअली मतलब 6 मंथ्स के गैप में देंगे। सेमी एनुअली का मतलब ये होता है 6 मंथ्स के गैप में, मतलब एक बार 4% फिर 4% देंगे, लेकिन इसके चक्कर में बैंक को ज्यादा देना पड़ता है, ठीक है। तो जो भी हो, तो यहाँ पर देखो हमें जैसा बोला हम लोग वैसे कैलकुलेट करेंगे। अब इससे मुझे निकाल के देना है इंटरेस्ट का अमाउंट, मतलब सेम इसी तरीके से क्वेश्चन होगा, सेम इसी तरीके से क्वेश्चन को करना पड़ेगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 23, देखो 8% पूरे 1 ईयर का जो इन्वेस्टमेंट है 8% पर एनम स्कीम में लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन कैसे पेमेंट होगा? 6 मंथ्स में एक बार इंटरेस्ट, फिर 6 मंथ्स में एक बार इंटरेस्ट। तो कितना कितना हो रहा है? एडजस्टेड आई 4% हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कितना इनिशियल इन्वेस्टमेंट है? 20,000। हम लोग को ए निकालना पड़ेगा। ए निकालने से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? ए माइनस पी करके। तो उसके लिए ए निकालना पड़ेगा और उसके बाद ई निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन में ये 2 चीज हमें पूछा है मेनली, ये और ये। अच्छा, तो चलो सबसे पहले ए निकालते हैं। ए निकालने से कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल लें। ए इक्वल पी इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन। पी कितना है? 20,000, ठीक है। और आई कितना है? आई एडजस्ट होने के बाद 4% होगा, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर नंबर ऑफ कन्वर्जन के अकॉर्डिंग लगाना पड़ता है इंटरेस्ट। और एन कितना हो जाएगा? एन हो जाएगा टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, ठीक है। ये हमेशा फिक्स्ड होता है, डिपेंड करता है कि स्कीम क्या है। बोल रहा है कि सेमी एनुअली, सेमी एनुअली मतलब ईयरली 2 टाइम्स मिलेगा। पूरा इन्वेस्टमेंट कितने ईयर का है? 1 ईयर का है, तो एन का वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू 2 यानी 2। यहाँ पर हो गया 2, नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम 2 हो गया। अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो 4%, 4 डिवाइडेड बाई 100 सबसे पहले कैलकुलेटर में करो, फिर +1 करो, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। इनटू इक्वल करने से ही 2 टाइम्स का आंसर आ जाएगा, इनटू 20,000। तो ये हो गया 21,632, 21,632। ये हो गया मेरा अमाउंट, मतलब 20,000 इस स्कीम में आफ्टर 1 ईयर 21,632 बन जाएगा। इंटरेस्ट निकाल के देखते हैं, इंटरेस्ट कितना होगा? 21,632 माइनस 20,000,
तो ये हो जाएगा 1632, ये हो गया इंटरेस्ट। ठीक है, अच्छा ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोगों ने निकाल लिया। पहला हमें ये पूछा था फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर पूछा था कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो देखो टोटल इंटरेस्ट 1632 आउट ऑफ कितने इन्वेस्टमेंट में 20,000। तो बिना फॉर्मूले के जब हो रहा है, फॉर्मूले में दिमाग क्यों लगाए हम लोग, इंटू 100। तो देखो कितना हो जाएगा 1632 into 100 divided by 20,000, 8.16%। तो देखो यहाँ पर देखने से तो लग रहा है कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, 8% पूरे ईयर में। लेकिन जब हम लोगों ने चेक किया कि हमारा रिटर्न यानी इस केस में इंटरेस्ट के थ्रू से हमें रिटर्न मिला, जैसे बिजनेस करने से प्रॉफिट के थ्रू से रिटर्न मिलता है, तो इन्वेस्टमेंट करने से इंटरेस्ट हमारा रिटर्न है। तो 1632 मिला आउट ऑफ 20,000। तो इसका मतलब हम लोगों ने 8% नहीं 8.16% इंटरेस्ट अर्न कर लिया है। ठीक है, ये भी इफेक्टिव रेट का ही क्वेश्चन हुआ। अच्छा चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो एग्जाम्पल 24, विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट 3% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली और 3.2% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। हमें दो इंटरेस्ट रेट बताया है। जैसे मान लो तुम लोग कहीं इन्वेस्ट करने जा रहे हो, तुम लोग के पास दो प्रपोजल है, या तो 3% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली में पैसा लगा दो, या फिर 3.2% पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट में पैसा लगाना है। ठीक है, तो कौन सा बेटर रहेगा, तो कैसे करके चेक करेंगे। तो देखो अगर हम 3% से चेक करते हैं तो 3.2% को कंपेयर नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे पता है, क्योंकि ये देखने में तो 3% है, लेकिन कंपाउंडेड अगर एक साल में एक बार से ज्यादा है, जैसे यहाँ बोला है मंथली, तो मुझे बोला अगर कंपाउंडेड मंथली है तो 1 ईयर में कितना बार कंपाउंड होगा। अगर कंपाउंडेड मंथली है तो 1 ईयर में कितना बार कंपाउंडेड होगा, 12 टाइम्स। ठीक है, 12 टाइम्स होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बिकॉज मंथली हमारे 1 ईयर में 12 मंथ्स होता है। तो अगर कोई मुझे बोल रहा है कि यही इंटरेस्ट को हम 12 टाइम्स में देंगे, मंथली देंगे, मतलब पहले जैन फिर मार्च फिर अप्रैल, अगर जैन से ईयर स्टार्ट होता है तो ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, विच हमें बोल रहा है कि 3% और इधर 3.2, तो ये दोनों को कंपेयर करके हम लोग अगर बोलेंगे 3.2 बेटर है, ऐसा नहीं होता है। क्यों, देखो सिंपल इंटरेस्ट में ना इंटरेस्ट का रेट पहले भी जितना था एंड तक भी उतना ही रहेगा, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा कि देखने में ऐसा है लेकिन जब रिसीव होता है तो कम ज्यादा होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो हम लोग का कंपाउंडेड वाला है उसमें ऐसा होता है। जैसे कि देखो हम ये यहाँ पर बताते हैं, ये देखो अभी आज हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो किया था, देखो यही अगर मेरा सिंपल इंटरेस्ट 6% करके है, तो देखो यहाँ पर 10,000 इंटू 6% इंटू 6/12, अगर कंपाउंडेड, ये भी कंपाउंडेड होता है ना, तो भी इसका आंसर कितना आएगा, ये देखो 300 और अगेन फिर 10,000 पे ही होगा ना। गुड आफ्टरनून खुशी। गुड आफ्टरनून मैम। अगेन अगर 10,000 पे होगा तो 6% करके 6/12 का हम लोग का 300 ही होगा, 300 प्लस 300 600 ही होगा। मतलब इसका इफेक्टिव रेट भी जो है, नॉर्मल रेट भी वही उतना ही है, कभी भी चेंज नहीं होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो मुझे अगर कंपेयर करना है, दोनों का बेस तो बराबर करना पड़ेगा। अगर हम 6% सिंपल इंटरेस्ट के साथ 6% कंपाउंड इंटरेस्ट सेमी एनुअली को कंपेयर करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, देखो जैसे मैंने जैसे क्वेश्चन यही वाला क्वेश्चन अगर ऐसे बोलता कि 6% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो वो 6% बेसिकली 6.09 हो रहा है। लेकिन अगर यही वाला 6% हमें सिंपल इंटरेस्ट बोल देता कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो भी मेरा वो 6% ही रहता। तो मुझे अगर कंपेयर करना है तो इक्वल बेस पे मुझे कंपेयर करना पड़ेगा। मतलब कंपाउंडिंग वाले केस में मुझे इफेक्टिव रेट निकाल के सिंपल इंटरेस्ट के साथ कंपेयर करना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करना है तो पहले हम लोग को इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग बाकी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो हम यहाँ पर ना दोनों कंपेयर करने के लिए दोनों तरफ में ड्रॉ कर लेते हैं। देखो दोनों तरफ में ड्रॉ कर लेते हैं।
देखो यहाँ पर 3% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, ये क्वेश्चन बोला है, हम नहीं बोल रहे। देखो कंपाउंडेड मंथली, ठीक है। अब कंपाउंडेड अगर मंथ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, कंपाउंडेड मंथली। अच्छा, अब दूसरा एक और भी मेरे पास प्रपोजल है, उसमें भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रपोजल मेरा जो है, या तो 3.2% पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट, पूरे वन ईयर में कितना मिलेगा, 3.2% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि मुझे मंथली दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सीधा वन ईयर कंप्लीट होने पे ही मुझे कुछ एक अमाउंट 3.2% इंटरेस्ट रेट पे दिया जाएगा, जितना अमाउंट हम इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ पर मुझे इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कुछ नहीं बोला है, तो हम अपने मन से उसको 100 मान लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने 100 इन्वेस्ट कर दिया इस स्कीम में, तो मेरा फाइनल अमाउंट कितना होगा, और अगर मैंने 100 इन्वेस्ट कर दिया इस स्कीम में, तो मेरा फाइनल अमाउंट कितना होगा, ठीक है। ये हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे। तो देखो हम पहले सिंपल इंटरेस्ट का दिखाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में क्या हो जाएगा, अगर हम 100 रुपीज को इन्वेस्ट कर देते हैं 3.2% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा 100 रुपीज पे 3.2% करके 12/12। तो देखते हैं कितना हो जाएगा, 100 इंटू 3.2%, ये हो जाएगा 3.2, ठीक है। 3.2 क्या निकल के आ गया, इंटरेस्ट। मतलब मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा इस स्कीम में, 3.2 रुपीज का। तो मेरा जो फाइनल अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, तो मेरा जो फाइनल अमाउंट है वो निकल के आएगा, ये देखो 100 तो था ही, और वन ईयर बाद मुझे 3.2 रुपीज का इंटरेस्ट मिलके ये 103.2 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया, 103.2, ये इतना हो जाएगा। अच्छा, अब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर इसमें भी तुम लोग देखना चाहते हो, तो देखना उतना ही रहेगा। देखो 3.2 आउट ऑफ 100 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 3.2%, क्योंकि इफेक्टिव रेट तभी देखना चाहिए जब मेरा कंपाउंडिंग ईयर में मोर देन वन टाइम होगा, अदरवाइज देखने का कोई जरूरत नहीं। फिर भी तसल्ली के लिए मैंने दिखा दिया, अगर इसका भी इफेक्टिव रेट निकालोगे तो जितना था उतना ही है, इफेक्टिव रेट में कोई चेंजेस नहीं है। एक्चुअल रेट भी जो है इफेक्टिवली भी उतना ही मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल और इफेक्टिव में डिफरेंस होगा। क्यों, क्योंकि देखो ये सर्कल कंपाउंडिंग के लिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि मुझे कितना अमाउंट मिलेगा। तो कैसे निकालेंगे, A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आई होल टू द पावर n। अब मैंने अपने मन से मान रखा है P को 100, ठीक है। आई कितना होगा मुझे बता सकते हो, अगर 3% पर एनम है तो फिर मंथली इंटरेस्ट कितना होगा। हाँ, और एक बार बोलो। 0.25 है, ठीक। 0.25, देखो 3% मुझे अगर कैसे मिलेगा, 12 टाइम्स में मिलेगा, तो तुम लोग को क्या करना है, ऐसे 3 लिखना है, डिवाइडेड बाय 12 करना है, तो 0.25% करके होगा। ये देखो 0.25%, 0.25% ऐसे करके चलेगा, ठीक है। ऐसे करके डॉट 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 डॉट, तो मुझे 0.25% पर मंथ करके मिलेगा। अगर पर मंथ करके मिल रहा है तो वन ईयर में कितने सारे कन्वर्जन होंगे, बोलो। 12 कन्वर्जन होगा। n इक्वल टू t इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, ठीक है। तो देखो अगर मुझे मंथली मिल रहा है तो पूरे वन ईयर में कितना कन्वर्जन होगा, 12 टाइम्स। पूरा इन्वेस्टमेंट कितने टाइम का है, वन ईयर का, तो ये बन गया 12, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, देखो कितना आएगा। पहले डिवाइडेड बाय 100 करना है, क्योंकि ये 0.25 सिर्फ नहीं है, 0.25% है। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने 3% को जब 12 से डिवाइड किया तो मुझे 0.25% मिला है। परसेंट का मतलब जैसे 2%, 2/100, तो 0.25% यानी 0.25 डिवाइडेड बाय 100 इतना आएगा, प्लस कर लेना है 1। अब तुम लोग को 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करना है, तुम लोग कैलकुलेटर में अपना इनटू लगाओ, फिर इक्वल करो। टू टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया ऑटोमेटिकली कैलकुलेटर में, फिर इक्वल करोगे 3 टाइम्स, फिर इक्वल 4 5 6 7 8 9 10
11 12, ठीक है। ऐसे करके अगर मल्टीप्लाई करते जाओगे 12 टाइम्स मल्टीप्लाई होके इतना आना चाहिए, कैलकुलेटर पे इतना आना चाहिए, इंटू 100, ये इंटू है, इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 103.04, तो ये आ गया 103.04, ये इतना अमाउंट हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसमें निकाल सकते हैं कि फिर हमें इंटरेस्ट कितना मिला। तो देखो यहाँ पर इंटरेस्ट कितना मिला, 100 रुपीज इन्वेस्ट किया, मिला 103.04, ठीक है। तो ये देखो 103.04 माइनस 100, तो ये हो जाएगा मेरा 3.04, ठीक है। मुझे कितना इंटरेस्ट मिल गया है 3.04। अब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, ये देखो 3.04 का इंटरेस्ट आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट 100 इंटू 100, तो मेरा आंसर निकल के आ रहा है 3.04%। मतलब ये देखने में तो 3% है, लेकिन हमें जो रिटर्न मिल रहा है वो 3.04% के साथ बराबर है। मतलब 3.04 हो रहा है एक्चुअली, बराबर नहीं, मतलब ये देखने में इतना है लेकिन एक्चुअली रिटर्न हमें इतना मिल रहा है, ठीक है। तो दोनों का हम लोगों ने इफेक्टिव रेट निकाल लिया। अब बोलो कौन से में फिर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इसमें तो मुझे मिलेगा 3.04% का रिटर्न, इसमें मुझे मिलेगा 3.2% का रिटर्न, और इंटरेस्ट भी देख के पता चल रहा है यहाँ 3.04 मिलेगा, यहाँ पर 3.2 मिलेगा। बोलो कौन सा स्कीम बेटर है, जिसमें इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा वही बेटर है। बोलो कौन सा स्कीम बेटर है। ऐसा मत सोचो कि हमेशा कंपाउंड वाला ही बेटर होता है, ऐसा बात नहीं है। ऐसा सिंपल इंटरेस्ट वाला में इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ, सिंपल इंटरेस्ट वाले में इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब ऐसा मत सोचो कि कंपाउंड है तो बेटर होगा ही होगा, ऐसा नहीं है कि कंपाउंड है तो बेटर होगा ही। इन्होंने जो 3% बोला है उसके हिसाब से ये 3 पॉइंट, मतलब तुम लोग को ऐसा लग सकता है कि हम लोगों ने देखा जितना बार कंपाउंड होता है तो फिर एक्स्ट्रा ही अमाउंट होता है। हाँ होता तो है, 3.04 हुआ है, लेकिन इससे तो ज्यादा नहीं है ना, इससे तो कम ही है। यहाँ पर मुझे 3.2 यानी 3.20 मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 3.04 पैसा। तो जो भी हो, यहाँ तो ज्यादा है ना, भले ही थोड़ा सा ही ज्यादा है लेकिन ज्यादा तो है। तो फिर हमें कौन से वाले स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट वाले स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ऐसे करके चेक करना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के पहले ऑलवेज, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3.2% जो है ये ग्रेटर देन है 3.04%, देन 3.2% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट is better than 3% per annum compounded monthly। नॉर्मली कंपाउंडेड के केस में ज्यादा ही होता है, लेकिन सिंपल इसमें सिंपल इंटरेस्ट में इतना परसेंटेज है कि वो कंपाउंडेड मंथली करके भी सिंपल इंटरेस्ट में ज्यादा पैसा रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। वो परसेंटेज के लिए हो रहा होगा, तो ऐसे करके चेक करके हमें समझना पड़ेगा। तो अगर तुम लोग इसके साथ इसको चेक करोगे तो भी तुम लोग को यही बेटर लगेगा, वो बात अलग है, लेकिन इसके साथ डायरेक्ट इसको चेक नहीं कर सकते, इसके साथ इसको चेक करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इफेक्टिव और ओरिजिनल रेट में फर्क नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, बिकॉज ये कंपाउंड नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर ओरिजिनल और इफेक्टिव रेट पे डिफरेंस होता है, क्योंकि वो कंपाउंडिंग होने पे चेंज हो जाता है, इस वजह से। अच्छा, तो यहाँ पर इसका कंक्लूजन तो पता चल ही गया हम लोग को कि कौन सा हमें स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ऑब्वियसली सिंपल इंटरेस्ट वाला हम लोग के लिए अच्छा है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो ये वाला कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज 4B स्टार्ट कर सकते हैं। चलो एक्सरसाइज 4B। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है देखो, बोल रहा है इफ P 1000 R। अब ये R देने से तुम लोग ये मत सोचो कि R नया क्या हो गया। देखो परसेंटेज दिया हुआ यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो उसको I से नहीं लिख के कैपिटल R से लिखा है। वो कुछ भी दे सकता है, तुम लोग डेटा देख के समझ सकते हो कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रहा है। ये पर एनम दिया हुआ है। एन मतलब होता है नंबर ऑफ कन्वर्जन, नंबर ऑफ कन्वर्जन हमें 4 दे दिया है,
व्हाट इज अमाउंट एंड सीआई, तो बोल रहा है कि अमाउंट का मतलब 1000 रुपीज, कन्वर्जन के बाद कितना बन जाएगा, और जो सीआई मतलब इंटरेस्ट कितना मिलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमें जो इंफॉर्मेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग ड्रॉ करें तो हम लोग को इन्वेस्ट करने बोला है 1000 रुपीज। देखो क्वेश्चन बोल रहा है 1000 इन्वेस्ट करो। ठीक है, कन्वर्जन 4 टाइम्स है, मतलब 1 2 3 4। ठीक है, ये एन दे दिया है। ठीक है, ये जो सर्कल होता है जो हम ड्रॉ करते हैं यही तो मुझे कन्वर्जन बताता है, और आर बोल दिया है 5% पर एनम। अब जैसे ही मुझे एन बता रहा है क्वेश्चन, कन्वर्जन बता रहा है, मतलब क्वेश्चन मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट का है। ठीक है, वैसे तो यहाँ सीआई दिया है तो आइडेंटिफाई कर ही लोगे कंपाउंड इंटरेस्ट का है, फिर भी डेटा से पता चलता है कि क्वेश्चन हमारा सिंपल इंटरेस्ट का है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का है, क्योंकि क्वेश्चन में कभी नहीं बताएगा कि ये सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट है। ऐसे करके करो। हाँ, ये इसके अंदर लैंग्वेज रहेगा, वो पढ़ के समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ सीआई से पता चल रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का है, मतलब तुम लोग को कौन सा फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर, ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन। ठीक है, तो P कितना हो जाएगा 1000, 1 प्लस आई कितना है, आई है मेरा 5%। ठीक है, और कन्वर्जन मुझे बता दिया है, एन मुझे 4 बता दिया है। चलो चेक करके देखते हैं। 5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 3 4 इंटू 1000, 1215.50, 1215.50, ये मेरा क्या आ गया, ए अमाउंट। अब मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछा था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 1215.50 माइनस 1000, तो ये हो जाएगा 215.50। ठीक है, देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, है कि नहीं है। देखो 200, हाँ ऑप्शन ए है, देखो 1215.50। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में तुम लोग सोच सकते हो, हम लोगों ने आर को तो चेंज नहीं किया। अब देखो आर को कैसे चेंज करें, क्योंकि हमें तो बोला नहीं कि कन्वर्जन कैसा है। इसका मतलब मुझे बोल सकते हो ये कन्वर्जन कैसा है, आर मैंने चेंज नहीं किया, क्योंकि मुझे बोला नहीं कि कंपाउंडिंग कैसा है, ये नहीं बोला, मुझे एन जरूर दे दिया है। तो मुझे तुम लोग ये बता सकते हो कि मैंने आर को चेंज नहीं किया, आर 5% पर एनम था, 5% पर एनम ही रखा, बिकॉज मुझे ये पता नहीं कि ये कन्वर्जन कैसे हो रहा है, क्वार्टरली हो रहा है, मंथली हो रहा है, ईयरली हो रहा है, या कैसे हो रहा है। लेकिन मुझे क्वेश्चन एन इक्वल टू 4 बताया था, लेकिन और कुछ नहीं बताया, इसलिए मैंने 5 को 5% पर एनम ही रख दिया। तो मेरा क्वेश्चन ये है, तो मुझे बता सकते हो कि ये 5% पर एनम कंपाउंडेड कैसा है, बोलो कंपाउंडेड कैसे। क्वार्टरली अगर होता तो एक चीज देखो, अगर ये क्वार्टरली होता तो क्या ये 5% यहाँ लिख सकते थे हम लोग, क्योंकि ये तो पर एनम, नहीं लिख सकते। क्वार्टरली तो नहीं होगा, क्वार्टरली होता तो मुझे ये 5% डिवाइडेड बाय 4 ही एक्चुअली करना। क्वेश्चन समझ में नहीं आया आप क्या पूछ रहे थे तब। बाकी लोगों को समझ में आया क्वेश्चन मैंने क्या पूछा, मैंने क्वेश्चन ये पूछा कि ये कंपाउंडेड कैसा है, बस, और तो कुछ पूछा नहीं। मैम ईयरली होगा। करेक्ट, कंपाउंडेड ईयरली है। ठीक है, देखो कंपाउंडेड ईयरली है, क्यों, अगर ईयरली है तभी तो मैंने 5% रखा है, अदरवाइज 5% पर एनम कभी नहीं लिख सकते हैं, ओनली ईयरली में ही लिख सकते हैं। अगर ये ईयरली के जगह सेमी एनुअली होता तो कितना लिखना पड़ता, 5% बाई 2। अगर ये क्वार्टरली होता तो कभी भी 5% नहीं लिख सकते थे, क्योंकि 5% तो पर एनम है, तो क्वार्टरली है तो डिवाइडेड बाय 4 होता। अगर मेरा ये मंथली होता तो फिर कभी हम लोग 5% नहीं लिख सकते थे, 5% बाय 12, क्योंकि 5% लिख के क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और लिखना मजबूरी था। क्यों मजबूरी था, बिकॉज मेरे पास डेटा था ही नहीं कंपाउंडिंग कैसे है। लेकिन जब 5% लिख के ही क्वेश्चन बना रहे हैं, तो इसका मतलब कंपाउंडेड क्वार्टरली, सॉरी कंपाउंडेड जो है ईयरली, यानी कि एनुअली है, तभी हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली 5% लिख पा रहे हैं। अगर यहाँ 5% लिख रहे हैं तो कंपाउंडेड ईयरली है। तो मुझे बोलो ये टोटल इन्वेस्टमेंट पीरियड कितने दिन का है, फिर कितने दिन का इन्वेस्टमेंट पीरियड है, इन्वेस्टमेंट पीरियड बताओ, बोलो। 4 ईयर मैम।
करेक्ट 4 ईयर। ठीक है, तो 4 साल का इन्वेस्टमेंट पीरियड है, क्योंकि अगर मुझे ईयरली 5% करके मिलेगा, नंबर ऑफ कन्वर्जन अगर 4 है तो 4 साल का है। देखो ये सब क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में, डायरेक्ट ऐसे पुट करोगे हो जाएगा, लेकिन अगर चीज को समझेंगे नहीं तो फिर कैसे होगा। तो ये देखो, ये पूरा चीज को समझने से तभी इसका आंसर दे पाओगे। ठीक है, और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड अगर पढ़ोगे तो फिर आंसर देना मुश्किल हो जाएगा। ये तो मतलब थोड़ा बेसिक सेंस लगा के हमें आंसर देना है। अगर हम यहाँ 5% लिख पा रहे हैं, 5% मेरा पर एनम था, तो यहाँ तो हमेशा आई का मतलब होता है एडजस्टेड आई इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट को तो एडजस्ट करना नहीं पड़ा, मैंने 5% करके इंटरेस्ट रिसीव किया, तो 5% तो 1 साल में देगा बोला है। इसका मतलब ये ड्रॉप पे तुम लोग को ऐसे लिखना चाहिए, मुझे 5% मिला, फिर 5% मिला, फिर 5% मिला, फिर 5% मिला। इसका मतलब मेरा टोटल 4 साल का इन्वेस्टमेंट था। और नंबर ऑफ कन्वर्जन 4 इसीलिए होगा क्योंकि एन होता है टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम। ये भी प्रूव हो जाएगा। देखो अगर मेरा 1 ईयर में 1 टाइम कन्वर्जन है, ठीक है, 1 ईयर में 1 टाइम, टोटल इन्वेस्टमेंट पीरियड 4 साल का होगा, तभी 4 आएगा। बाकी देखो ये नॉर्मल क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, लेकिन दिमाग में तो ये आ ही सकता है ना कि मैंने 5% लिख दिया, इधर 4 लिखा, फिर इसका लॉजिक क्या है। तो इसका लॉजिक ये है कि 5% को 5% ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कंपाउंडेड कैसा है वो क्वेश्चन नहीं पता है। लेकिन इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग अपना दिमाग लगा के जरूर बोल सकते हैं कि ये कंपाउंडेड ईयरली है, तभी यहाँ 5% लिखा। इसको एडजस्ट किया ही नहीं हम लोगों ने, करने का जरूरत नहीं पड़ा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर नहीं पाए। इसका मतलब ये ईयरली था, और ईयरली था तो ये 4 साल का स्कीम था, तभी जाके 4 बार कन्वर्जन हुआ। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है 100 will become after 20 years at 5% per annum compound interest of। बोल रहा है कि 100 will become after 20 years, 20 years के बाद 100 रुपीज कितना बन जाएगा अगर 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो कंपाउंडिंग कैसे है वो नहीं बोला है। अगर कुछ नहीं बोला है तो कंपाउंडिंग ईयरली है। ठीक है, जब तक नहीं बोलेगा कंपाउंडेड मंथली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड डेली, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, ऑलवेज एज्यूम कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, तो इसका मतलब देखो यहाँ पर हमें बोला है 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट हुआ है। ठीक है, फॉर 20 ईयर्स, तो हम यहां से यहाँ पूरा पीरियड ले लेते हैं 20 ईयर्स। तो आई यहां पर बोल रखा है 5% कंपाउंडेड पर एनम, आई बोल रखा है 5% पर एनम कंपाउंडेड। देखो बोल रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, बस ये इतना ही बोला है। कंपाउंडेड कैसा ये नहीं बोला है, कंपाउंडेड कंपाउंडेड कैसे करना है ये नहीं बोला है। तो इसका मतलब एज्यूम्ड कि वो ईयरली होगा, यानी कि पर एनम होगा, ईयरली या फिर पर एनम जो भी बोलो वो होगा, क्योंकि जब तक मुझे कुछ नहीं बोलेगा हम अपने मन से कुछ और एज्यूम नहीं कर सकते एक्सेप्ट ईयरली वाला। ठीक है, तो अब मुझे आंसर देना है कि मेरा ए कितना हो जाएगा, मतलब ये पैसा इन्वेस्ट करके ऐसे स्कीम में मुझे कितना मिलेगा। तो सिंपल, a इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n। अब मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला क्यों लगवाया, क्योंकि देखो यहाँ पर क्वेश्चन में मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा यही पूछा है, मतलब इसी से पता चलेगा कि ये क्वेश्चन मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट का है। बाकी ये पॉइंट हट जाए तो कैसे पता चलेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है कि सिंपल इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन के पीछे ये लैंग्वेज जो है इससे पता चल रहा है कि मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकालना है। ठीक है, तो इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले हम ए निकाल लेते हैं, फिर a माइनस पी करेंगे तो मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले a निकालते हैं। p कितना है, p है मेरा 100, और i कितना होगा, यहाँ पर i कितना लिखना पड़ेगा बोलो। अगर मुझे कंपाउंडेड कुछ नहीं बोला है, मैंने बोला ईयरली एज्यूम करो, तो i कितना लिखना पड़ेगा 5%। 5%, और n कितना हो जाएगा, कितने बार कन्वर्जन होगा। अगर मुझे ईयरली एक ही बार इंटरेस्ट मिलता है तो मेरा कन्वर्जन कितना बार होगा अगर मेरा इन्वेस्टमेंट स्कीम 20 इयर्स का है। 20 टाइम्स ऑब्वियसली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, मुझे 20 टाइम्स मिलेगा। नॉर्मल बात है। देखो ये देखो टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन
पर एनम। टी क्वेश्चन में गिवन होता है, कितने साल का इन्वेस्टमेंट है 20। अब कैसा इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, कैसा इन्वेस्टमेंट मतलब इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, ईयरली एक ही बार मिलेगा, तो यहाँ पर 1 ईयरली एक बार मिलेगा, तो ये हो गया 20 टाइम्स का कन्वर्जन हो। अच्छा, अब इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 5 डिवाइडेड बाई 100 1.05 इंटू 20 टाइम्स। अब 20 को केयरफुली करना है कैलकुलेटर पे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इंटू 100। 265.329 मतलब 265.33 लिखते हैं, देखते हैं आंसर क्या है। अच्छा, आंसर तो मुझे इंटरेस्ट में दिया होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो 265.33 अप्रोक्स माइनस 100 165.33। देखते हैं ऑप्शन में ऐसा कुछ है कि नहीं। 165.33, हाँ ये रहा सी, ऑप्शन सी, ठीक है 165.33 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें बोला है द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए नॉमिनल रेट 3% पर एनम पेबल हाफ ईयरली। बोल रहा है कि हमारे पास एक नॉर्मल स्कीम बताया था इंटरेस्ट का, जो कि है 3% पर एनम, लेकिन पेबल हाफ ईयरली अगर है तो इसका इफेक्टिव रेट कितना होगा ये पूछा है, ठीक है। तो इफेक्टिव रेट कितना होगा ये कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए देखो, हमें और कुछ डेटा नहीं दिया है कि कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है नहीं हुआ है। सिंपल मुझे बोला गया है कि एक स्कीम है जिसमें इंटरेस्ट दिया जाता है 3% पर एनम, लेकिन पेबल का जो पैटर्न है वो है 6 मंथ्स के गैप में। क्यों मैंने ऐसा लिखा, क्वेश्चन में बोला है देखो, पेबल हाफ ईयरली। हाफ ईयरली मतलब 3% पूरे ईयर में, लेकिन मुझे 6 मंथ्स में मिलेगा, मतलब 3% बाई 2, यानी पहले 1.5% के बेसिस में, आफ्टर दैट 1.5% के बेसिस में, अगर हम लोग आई को एडजस्ट करते, ठीक है। अब मुझे निकाल के बताना है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो, अब मेरा वो फॉर्मूले से काम नहीं होगा जहां पर हम लोग इंटरेस्ट का अमाउंट डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिखते हैं, इंटू 100 करते हैं, क्योंकि ना तो मेरे पास यहाँ पर इंटरेस्ट का अमाउंट अवेलेबल है, ना तो मेरे पास यहाँ पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 1 + i होल टू द पावर n माइनस 1, जो हम लोगों ने आज स्टार्टिंग में, अच्छा यहाँ मेरे से पेज छूट गया, ठीक है। देखो, जो हम लोगों ने आज स्टार्टिंग में सीखा ये वाला 1 + i होल टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब समझ में आ रहा होगा कि इसका यूज क्यों करना पड़ेगा। देखो, ऐसे क्वेश्चन के लिए यही फॉर्मूला होगा, इस फॉर्मूले के बिना इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अब आई यहाँ पर क्या लेंगे, आई हमेशा होगा एडजस्टेड। देखो, मैंने जब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है ना, तो मैंने यहाँ पर आई को सिर्फ इंटरेस्ट रेट नहीं लिखा है, एडजस्टेड इंटरेस्ट रेट, ठीक है। इसको रेट लिख लो, मैंने यहाँ पर रेट जो है नहीं लिखा। एडजस्टेड इंटरेस्ट रेट मतलब इंटरेस्ट रेट अगर कंपाउंडिंग होने के कारण से एडजस्ट होगा, तो एडजस्टेड वाला अमाउंट मुझे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एडजस्ट होने के बाद ये 3% डिवाइडेड बाय 2 करके 1.5% होगा। तुम लोग चाहो तो डायरेक्ट 1.5% लिख देना। और पूरे 1 ईयर में कितना बार कन्वर्जन होगा, एन का मतलब नंबर ऑफ कन्वर्जन, 2 टाइम्स माइनस 1, ठीक है। एन कैसे निकालते हैं, टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम। बाकी तो देखो ड्रॉ करने से ही दिखता है। ম্যাম বলছি ই যেটা এফেক্টিভ রেট অফ ইন্টারেস্ট ছিল ওটাতে চেঞ্জ করে কি অ্যাডজাস্টেড রেট অফ ইন্টারেস্ট লিখবো? এটাতে কেন লিখবে, আইএ লিখবো। ম্যাম স্মল আই তে? হ্যাঁ, ইটাতে কেন চেঞ্জ হবে, ই তো আনসার বেরোবে। ঠিক আছে ম্যাম। ইটা তো বের করতে হবে, ই থোড়ি না দেয়া আছে। হ্যাঁ ম্যাম। 1.5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1, ई तो हमें निकालने के लिए बोला है ना, ई थोड़ी ना दिया हुआ है हमें, ये दिया हुआ है, हमें तो बोला इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, तो वही निकाल रहे हो। इनटू इक्वल टू 2 टाइम्स हो गया माइनस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.030225। अब देखो, ये इंटरेस्ट रेट है तो परसेंटेज में होगा, तो इंटू 100 एक ही बार में हम कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, तो 3.0225 हो जाएगा।
3.0225% हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार देखते हैं कौन से ऑप्शन से मैच होता है। 3.0225% मतलब सी, ऑप्शन सी से मैच होगा। ठीक है, इतना हो जाएगा, ऑप्शन सी से मैच हो रहा है। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ये होगा। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी क्वेश्चन में गिवन नॉर्मली नहीं होता है। ठीक है, और ये निकालना ही तो है, वही तो सीखा हम लोगों ने। नॉर्मली कभी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा ही नहीं, निकालना ही पड़ेगा। फोर्थ नंबर देखो, इसमें क्या बोला है। बोल रहा है ए मशीन इज डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 20% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस। तो देखो हम लोग डेप्रिशिएशन तो कर ही रहे हैं, तो तुम लोग को पता ही होगा कि डेप्रिशिएट होता है एसेट। तो डेप्रिशिएशन का जो रेट है वो है 20% रिड्यूसिंग बैलेंस, मतलब WDV मेथड का बात हो रहा है। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन 1 लाख एंड इट्स अल्टीमेट स्क्रैप वैल्यू 30,000। ओरिजिनल कॉस्ट है 1 लाख और स्क्रैप वैल्यू है 30,000। द इफेक्टिव लाइफ ऑफ द मशीन, मतलब मशीन का लाइफ कितना है वो हमें कैलकुलेट करके देना है। ठीक है, तो देखो ये लेकिन कोई इंटरेस्ट का क्वेश्चन नहीं दिया है कि ना तो सिंपल इंटरेस्ट ना तो कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन ये किसको रिलेट कर रहा है। सिंपल इंटरेस्ट तो देखो हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड को रिलेट करता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है, सिंपल इंटरेस्ट में सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंडिंग अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है और यहाँ पर रिड्यूस्ड वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगता है। तो ये जो है इसका सिमिलरिटीज हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ ही है। डिफरेंस इतना है, ये वैल्यू लेस होता है, उसमें वैल्यू एड ऑन होता है, क्योंकि उसमें हमें पैसा मिलता है, यहाँ पर हमारा आउटफ्लो होता है। लेकिन ये क्योंकि एक नॉन कैश एक्सपेंस है, तो इसमें सच में मुझे किसी को पैसा देना नहीं पड़ता है, लेकिन हम इसको पीएल में जरूर दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मेरा ये वाला क्वेश्चन कुछ ऐसा है। कॉस्ट, हम लोगों ने एसेट को खरीदा था 1 लाख से। ठीक है, अब बोल रहा है इसका स्क्रैप हो जाएगा फ्यूचर में 30,000। ठीक है, कब होगा, क्या बोला है कब होगा। देखो बोल रहा है मशीन डेप्रिशिएटेड 20%, द ओरिजिनल कॉस्ट इट्स अल्टीमेटेड स्क्रैप। नहीं, कब होगा वही तो पूछ रहा है। बोल रहा है कि बोलो इसका लाइफ कितना है, कितने दिन बाद ये इतना हो जाएगा। डेप्रिशिएशन कैसे बोला है, 20% ऑन WDV, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। कैसे पता चला, ये देखो रिड्यूसिंग बैलेंस में मतलब ही WDV। ठीक है, अच्छा अब देखो इसको तुम लोग कैसे कैलकुलेट करोगे। तो हम लोग इसको क्या ऐसा बोल सकते हैं, A = P × 1 - I होल टू द पावर n। अच्छा, ऐसा क्यों बोल सकते हैं वो भी हम बता दे रहे। देखो ऐसा क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि मेरा फ्यूचर में वैल्यू हो जाएगा 30,000। अब नॉर्मली कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, फ्यूचर में वैल्यू बढ़ जाता है जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ भी हम लोगों ने इन्वेस्ट किया, लेकिन किस में किया, एसेट में किया। अब एसेट का नेचर ऐसा है, उसका वैल्यू कम होते जाता है, एक्सेप्ट लैंड। ठीक है, लैंड एक ऐसा फिक्स्ड एसेट है, उसका वैल्यू बढ़ सकता है, लेकिन बाकी चीजों का जो भी फिक्स्ड एसेट है उसका वैल्यू कम होता है। तो वैल्यू कम होके हो जाएगा 30,000। इनिशियली इन्वेस्टमेंट कितना है, 1 लाख है। ठीक है, अच्छा अब मैंने इसको माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि मुझे अभी जो डेप्रिशिएशन होगा उससे मेरे एसेट का वैल्यू कम होगा, तो मुझे इसमें ऐड ऑन थोड़ी ना करना है, मुझे इसको माइनस करना है। तो ये हो जाएगा 1 - 20%। क्योंकि ये ईयरली होगा तो फिर मुझे इसको आई को चेंज करने का भी कोई जरूरत नहीं है। एन मुझे बताया नहीं था, मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो डेप्रिशिएशन तो नॉर्मली ईयरली लगेगा, तो फिर ये ईयरली ही होगा। मतलब मेरा ये 1 लाख का एसेट धीरे धीरे रिड्यूस होगा। देखो अब तुम लोग जब जैसे तुम लोग मतलब कॉमर्स में यानी कि अकाउंट्स में जब करते हो तब कैसे करोगे, ये देखो वो भी दिखा देते। 1 लाख, ठीक है, इस पे 20% डेप्रिशिएशन लगाओगे फर्स्ट बार, तो फिर ये हो जाएगा मेरा 20,000। देखो हम ये भी दिखा देते हैं, तो यहाँ पर कितना बनेगा 80,000। क्योंकि मुझे WDV मेथड बोला है, फिर से मुझे डेप्रिशिएशन लगाना पड़ेगा। ये 80,000 पे 20% जो कि 16,000 होगा, तो बचेगा कितना 64,000। अभी भी डेप्रिशिएशन लगता जाएगा, क्योंकि मुझे कौन सा वैल्यू चाहिए, 30,000 पूछा है कि ये 30,000 का वैल्यू में पहुंच जाएगा अगर ऐसे डेप्रिशिएशन लग रहा है कितने दिन बाद। ठीक है, तो फिर ये 64,000 में हम लोग लगाएंगे अगेन 20%, तो ये बनेगा 12,800। तो देखो कितना आ रहा है, अब ओरली नहीं कर पाएंगे, देखते हैं। 64,000
-12,800, तो ये हो जा रहा है 51,200। फिर यहां से डेप्रिसिएशन लेस करेंगे 51,200 का 20%, तो ये हो जाएगा 10,240। फिर से लेस करो, देखो कितना आ रहा है, -51,200, तो ये हो गया 40,960। फिर से डेप्रिसिएशन 40,960 पे 20%, तो ये हो जाएगा 8192। तो देखते हैं कितना बच रहा है, 8192 8192 माइनस 4960, 32,768, लेकिन मुझे कितना चाहिए, मुझे चाहिए 30,000। अब 30,000 के लिए नेक्स्ट डेप्रिसिएशन कितना होना चाहिए, देखो नेक्स्ट डेप्रिसिएशन हम लोग इस पे अगर 20% लगाएंगे तो देखते हैं पहले कितना आता है। 20% लगाने से आता है 6553.6, मतलब बोल सकते हैं 6554, ठीक है 6554। मैंने इसको इधर क्यों लिखा, क्योंकि अगर तुम लोग इससे 6554 माइनस करोगे ना 32,768 से, तो तुम लोग को मिलेगा 26,214, लेकिन हम लोग को कितना चाहिए, 30,000 चाहिए। मतलब यहाँ पर अगर 2768 अमाउंट का डेप्रिसिएशन लग जाता है तो ये 30,000 हो जाएगा। मतलब इससे ये बात क्लियर होता है कि देखो मैंने यहाँ पर डिप्रिसिएशन कितने दिन का लगाया, 12 मंथ्स का, यहाँ पर कितने दिन का लगाया, 12 मंथ्स का, यहाँ पर कितने दिन का लगाया, 12 मंथ्स का, यहाँ पर कितने दिन का लगाया, 12 मंथ्स का, यहाँ पर 12 मंथ्स का। और अगर यहाँ 12 मंथ्स का लगाते तो फिर ये इतना दिखता, तो मुझे इतना डिप्रिसिएशन अमाउंट नहीं लगाना है। मुझे अगर 30,000 स्क्रैप वैल्यू चाहिए तो मुझे डिप्रिसिएशन इतना लगाना पड़ेगा, मतलब 6554 से कम। तो इसका मतलब मुझे 12 मंथ से कम टाइम का डिप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा जिसमें ये वैल्यू 2768 निकल के आए, ठीक है, तभी तो मेरा स्क्रैप वैल्यू 30,000 मिलेगा। तो इसका मतलब डिप्रिसिएशन जो ये लगने के बाद 30,000 हो रहा है, कितने सालों में होगा, तो 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 5 ईयर एंड समथिंग, क्योंकि 6th ईयर का पूरा लगाते हैं तो 30,000 से कम हो जाता है। इसका मतलब मेरा आंसर 5 ईयर समथिंग होना चाहिए। पहले देखो ऑप्शन में ऐसा कुछ है, देखो ये बोला है 5 ईयर अप्रोक्स, ये बोला है 5.4, ये नन ऑफ दिस, और ये 4.5। तो देखो 4.5 तो कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम पूरा पूरा क्वेश्चन को प्रैक्टिकली करके दिखा दिए तुम लोगों को कि ये मोर देन 5 ईयर होगा। ये देखो 1 2 3 4 5, मतलब 5 एंड कुछ होगा, मतलब 5 से ज्यादा बट 6 से कम, ठीक है। तो 5 से ज्यादा 6 से कम जो वैल्यू आएगा उतना दिन का डिप्रिसिएशन होने से वो 30,000 होगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ये 5 इयर्स अप्रोक्स दिया है, मतलब 5 इयर्स के आसपास, और ये 5.4 दिया है, और ये नन ऑफ दिस दिया है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, देखो आंसर 5.4 हो सकता है, नन ऑफ दिस हो सकता है, या 5 ईयर अप्रोक्स हो सकता है। अब 5 मेरा आवाज आ रहा है तुम लोग को?
हेलो, यस मैम। हाँ मैम। इलेक्ट्रिसिटी चला गया, ठीक है, इसी वजह से। रुको, मैंने मोबाइल से कनेक्ट किया है, देखते हैं जितना टाइम हो पाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी चला गया, इसी वजह से कट हो गया कनेक्शन। ठीक है, चलो मैंने मोबाइल नेटवर्क से ऐड कर लिया है, हो जाएगा। हम लोग का ज्यादा टाइम तो बचा नहीं, आई होप हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। चलो, रिकॉर्डिंग ऑन है, स्क्रीन शेयर नहीं होगा, कट हो गया। हाँ देखो तो स्क्रीन शेयर हो गया है, तुम लोग का दिख रहा है स्क्रीन? नहीं मैम। नो मैम। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख नो रहा है। मैम। अच्छा रुको, अभी यस मैम। नो मैम। नो मैम। अच्छा, जिनको नहीं दिख रहा है एक बार रीज्वाइन करो। दिख रहा है? यस मैम। हाँ मैम देखতে পাচ্ছি। यस मैम। अच्छा यस मैम। আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে সবাই দেখতে পাচ্ছে। चलो ठीक है, अब देखो जो हम बता रहे थे यहाँ पर, अरे हाँ, ये देखो, तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या होना चाहिए, 5 एंड समथिंग होना चाहिए। अब कंफर्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो कंफर्म करने के लिए तो देखो यहाँ से कैसे पता करें कि ये कितने टाइम पीरियड के लिए कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है, तो हम लोग उससे करेंगे। कैसे, ये देखो मैंने क्या किया, स्क्रैप वैल्यू यानी फ्यूचर का वैल्यू पुट कर दिया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट पुट कर दिया, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा नहीं, लेस होगा, तो माइनस हो गया। तो 30,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख इक्वल 1 माइनस 20% का मतलब हो जाएगा, ये देखो 1 माइनस 20% का मतलब होगा 20 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 1, यानी 0.8 टू दी पावर n। अच्छा, और 30,000 बाई 1 लाख का मतलब कितना होगा, 30,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख 0.3, ठीक है। तो ये हो गया 0.3, ये हो गया 0.8 होल टू दी पावर n, ठीक है। अब तुम लोग को क्या करना है, ट्रायल एंड एरर करना है। ट्रायल एंड एरर का मतलब तुम लोग ये देखो कि ऐसा कौन सा डेट, मतलब 0.8 को कितने बार मल्टीप्लाई करने से 0.3 होगा। देखो इसको अगर हम रिवर्सली लिखे तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि 0.8 को कुछ एक टाइम मल्टीप्लाई करने से 0.3 आएगा। अब कितने बार में आएगा हम लोग चेक करते हैं। देखो कितने बार में आना चाहिए, 5 और 6 के बीच में होना चाहिए, है ना, क्योंकि प्रैक्टिकली तो अभी देखा कि 5 इयर्स में डेप्रिसिएशन होगा, तो 5 और 6 के बीच में होना चाहिए। मतलब 5 बार तो मल्टीप्लाई कर ही दो चुपचाप से, ठीक है। देखो 0.8 को हम 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 4 5। देखो 5 में मेरा आ रहा है 0.32768, एक बार ये लिख ले। अगर n को हम 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा आंसर आ रहा है 0.32768। और एक बार करके देखते हैं, क्योंकि मुझे चाहिए 0.3, ठीक है। और एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आएगा। कैसे करेंगे, सिंपल इक्वल प्रेस करोगे तो हो जाएगा, क्योंकि 5 तक हम लोगों ने करने के बाद स्टॉप कर दिया था। अब कैलकुलेटर पे इक्वल कर दो, तो आ गया 0.262144, 0.262144, मतलब कम हो गया, लेकिन मुझे चाहिए 0.3, ठीक है। तो 0.3 यहाँ दिया हुआ है, लेकिन मेरा ये 32768 आ रहा है, मतलब मेरा ये आंसर ना तो 6 है ना तो 5 है, 5 और 6 के मिडिल का है, ठीक है। तो 5 और 6 के अगर मिडिल का है तो मेरा आंसर क्या होगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा, ये देखो इसका मतलब 4.5 नहीं होगा कंफर्म, 5 इयर्स भी नहीं होगा,
ये भी मेरा कंफर्म है, ठीक है। 5 इयर्स भी नहीं होगा, ये मेरा कंफर्म है, क्योंकि 5 इयर्स अप्रोक्स मतलब हम लोगों ने किसी एक डेटा को 5 इयर्स में ट्रांसफर किया है, तो 5.4 और नन ऑफ दिस, ठीक है। तो मेरा आंसर हो जाएगा 5.4। लेकिन ये भी तुम लोग सोच सकते हो कि आंसर तो हम लोग नन ऑफ दिस भी दे सकते हैं, कैसे कंफर्म करें कि 5.4 ही होगा, इसको भी बताएंगे कैसे कंफर्म करोगे कि 5.4 होगा। देखो हम बताते हैं कैसे करके कंफर्म करोगे 5.4 होगा। मतलब हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं 0.8 के पावर में 5.4 लिख के मल्टीप्लाई करने से 0.3 आएगा। इसी चीज के कॉन्फिडेंस के लिए तो हम लोग बोल रहे हैं कि बी ही होगा, ठीक है। अब ये बी ही होगा, ये कैसे बोल सकते हो? तो लास्ट दिन मैंने तुम लोग को बोला था कि हम डर्टी पावर सॉल्व करना सिखाएंगे, लेकिन अभी देखो फिर से यहाँ इलेक्ट्रिसिटी चला गया है, तो अभी यहाँ पर तो हम दिखाएंगे तो तुम लोग को दिखेगा भी नहीं, और ये लैपटॉप का कैमरा उतना ठीक नहीं है। हम लिख के दे देते हैं कैसे करके कैलकुलेट करने से हर एक स्टेप में कितना आएगा, तुम लोग कैलकुलेट करके जरूर देखना। और मंडे वाले क्लास में जो है हम दिखाएंगे कि कैसे करके कैलकुलेट होगा, क्योंकि मेरे इस कैलकुलेटर में थोड़ा इश्यूज होता है इसी वजह से। तो तुम लोग को स्टेप 1 क्या करना पड़ेगा, ये देखो, तुम लोग को पहले 0.8 लिख के करना पड़ेगा 12 टाइम्स रूट, ठीक है। 12 टाइम्स रूट, तो रूट करने से कितना आएगा 0 पॉइंट, देखो वो तो हम दिखा देते हैं क्योंकि वो मेरा कैलकुलेटर सपोर्ट करेगा। देखो हम दिखा देते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, 0.8 को 12 टाइम्स रूट करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। मैंने लिख दी। अब हम लिख भी देते हैं, देखो कितना आएगा, और तुम लोग तसल्ली से घर पे बैठ के करके देखना हो रहा है कि नहीं। तो हम लिख रहे हैं 0.4 टाइम्स 9 है, 1 2 3 4, अरे ये चला जाता है, 4 टाइम्स 9, फिर 4 5 5 2 3 0, 4 5 5 2 3 0, 4 5 5 2 3 0 7। तुम लोग के कैलकुलेटर में ना इतना ही दिखेगा, ये कैलकुलेटर में ज्यादा डिजिट सपोर्ट करता है, तो यहां से यहां दिख रहा है। तुम लोग अपने कैलकुलेटर में करोगे ना तो तुम लोग को बस इतना ही दिखेगा, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं दिखेगा। तो 0.999 करके हम लोग का ये हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप तुम लोग को क्या करना है, स्टेप 2 में तुम लोग को करना है माइनस, ये जो आंसर आया -1 करना है। इस आंसर में 0.9999, ठीक है, मतलब हम ऐसे लिख दे स्टेप 1 माइनस, ये देखो स्टेप 1 में जो भी आंसर आया माइनस तुम लोग को करना है 1। अब हम एक चीज कर सकते हैं, हम इस डेटा को ना रीराइट करके तुम लोग को लिख के दिखाते -1 करने से होता है कि नहीं। 0.99 4 टाइम्स 9 कर दिया, 4 5 5 2 3 0 7, तो शायद मेरा ये कैलकुलेटर सपोर्ट कर दे -1। तो हाँ देखो सपोर्ट कर दिया, मैंने एक बार लिखा, तुम लोग को लिखने का जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा ये कैलकुलेटर नेक्स्ट स्टेप करते जाते हैं तो एरर दिखा देता है। तो मैंने इस डेटा को लिख लिया एक बार, ठीक है। थोड़ा मेहनत लगा, लेकिन आंसर हम तुम लोग को शो कर पा रहे हैं। जो लास्ट दिन से बोल रहे दिखाएंगे, आज दिखा पा रहे हैं। देखो स्टेप 1 का जो भी आंसर आएगा उसमें -1 करना है, रूल्स है, ठीक है। -1 करने से कितना आएगा, 0.4 टाइम्स 0, आंसर आएगा 0.4 टाइम्स 0, ठीक है। फिर आ जाएगा 5447693, तो 5447693। तुम लोग भी मेरे साथ साथ करते जाओ और चेक करते जाओ, ये हो जाएगा। हम काफी धीरे धीरे कर रहे हैं, आराम से तुम लोग चेक कर सकते हो। फिर स्टेप 3 में तुम लोग को क्या करना है, तुम लोग को स्टेप 2 का जो भी आंसर आया इनटू करना है पावर। पावर में जो है, तो पावर में कितना है 5.4, इनटू करना है पावर, मतलब इनटू 5.4, ठीक है। अब देखो हम इनटू 5.4 करके दिखाते हैं, आई होप कि इसमें हो जाए। इनटू 5.4, हाँ हो गया। देखो 0.3 टाइम्स 0, 2941754222 आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख के दिखाते हैं 0.000 0.000 29417 5422, ये स्टेप 3 में हो जाएगा। स्टेप 4 में क्या करना है, स्टेप 4 में स्टेप 3 का जो भी आंसर आया, ठीक है, जो भी आंसर आया +1 करना है, ठीक है। फिर देखना है कितना आएगा। चलो इसमें +1 करते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये पूरा डेटा एज इट इज रहेगा, 1 आगे ऐड हो जाएगा। तो ये पूरा डेटा 1 ऐड कर दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 ऐड करने के बाद यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 1.0002941754222 ऐसे आ रहा है। ये देखो एक सेकंड,
हाँ ये देखो 1 ऐड कर दिया। अब क्या करना है, अब स्टेप 5 में तुम लोग को जो भी डेटा वहां दिख रहा है इनटू इक्वल टू ऐसे करके 12 टाइम्स करना है, ऐसे करके 12 टाइम्स करना है। करने से तुम लोग के पास आंसर आएगा, आई होप की हो, ठीक है। इनटू इक्वल टू 1 इनटू इक्वल टू 2 टाइम्स इनटू इक्वल टू 3 इनटू इक्वल टू 4 इनटू इक्वल टू 5 इनटू इक्वल टू 6 इनटू इक्वल टू 7 इनटू इक्वल टू 8 इनटू इक्वल टू 9 इनटू इक्वल टू 10 इनटू इक्वल टू 11 इनटू इक्वल टू 12। ये 3 पॉइंट आ गया, फिर से कुछ गलत हो गया है, रुको एक सेकेंड। एक सेकेंड, कुछ तो गलत हो गया, फिर से इस कैलकुलेटर में कुछ गलत हो गया है। इनटू इक्वल टू 12 टाइम्स करने से मिनट 0.999, ये देखो मुझे तो लगा आज दिखाई देंगे क्योंकि सही हो रहा था। 0.8 12 टाइम्स मैम 1 2 आंसर 3 ये आएगा क्या 1.003831037773? नहीं, आंसर आना चाहिए ऐसा 0.299, ऐसे आने से होगा 65609। रुको कुछ तो गलत हो गया मेरे से, एक सेकंड देखते हैं क्या गलत हो गया। एक मिनट, अच्छा लास्ट दिन मैंने जो रूल्स लिखवाया था +1 -1 गलत लिख दिया है, इतना बड़ा रूल्स है। आंसर मैंने नहीं ठीक तो लिखा है, इनटू इक्वल टू करने से आना तो चाहिए। स्टेप 3 में सही तो किया है। स्टेप 3 √12 टाइम्स -1 इंटू पावर, आंसर ठीक है +1 एक बार +1 एक बार -1, ये तो ম্যাম আপনি আমার মনে হচ্ছে ম্যাম স্টেপ 3 তে যেটা 5.4 দিয়ে ইনটু করে না ওখানে একটা 2 এক্সট্রা লেখা হয়েছে। একটা 2 এক্সট্রা লেখা, হ্যাঁ ঠিক আছে, ওটাতে কিছু অসুবিধা নেই, ওইটার জন্য কিন্তু ক্যালকুলেটরে একটা 2 আর আসছে না, মানে স্পেস হচ্ছে না হ্যাঁ লেখা, সেটাও ভুল তোমাদের হয়ে গেছে। স্পেস নেই বলে তাই আমি এখানে ছিল বলে লিখে দিয়েছি, কিন্তু ওই পেছনে 2 এর জন্য কোনো ইস্যুস হবে না। चार 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ 2966 आ रहा है। ये -1 करना पड़ेगा, लेकिन 2 बार तो -1 नहीं होता है। 0.299, एक सेकेंड। तुम लोग का बाकी डेटा आ रहा है ना, जैसे मैंने बताया उसके हिसाब से जो जो मैंने लिखा है वो बाकी डेटा आ रहा है। थोड़ा आगे मतलब पीछे का डेटा अगर एक्स्ट्रा है तो उसको मतलब इग्नोर करो, क्योंकि वो मेरे यहाँ पर जो है ज्यादा सपोर्ट कर रहा है ना, इसी वजह से तुम लोग के वहां पर नहीं कर रहा है। আনসার কি এরকম আসবে 0.29965 এইটা আসবে? रुको, ম্যাম पहले কিন্তু स्टेप 2 में 1 सब्ट्रैक्ट ना, আমি যেন একটা কোনো স্টেপ ভুল 1.00 লিখে দিয়েছি, ওটা আসছে না 1.00। হ্যাঁ ম্যাম আমি বলছি যে 1 এর সাথে মানে 1 কে যদি আমরা 12 টাইমস ইনটু করে দিই তো 12 হয়। এবার 1 পয়েন্ট 1 সামথিং के কে যদি কোথায় 12 12 টাইমস, ম্যাম আমি বলছি 1.002941 এই যে না ডেটাটা না এটা এটাকে 12 এটা টাইমস এটা যদি না না আমি বুঝতে পেরেছি তোমার কথাটা। ব্যাপারটা হচ্ছে এটা আনসার হতে হবে, কিন্তু আমার এখানে নিশ্চয়ই কিছু প্লাস মাইনাসে আমি ভুল লিখেছি স্টেপে, সেই কারণে হচ্ছে না। আমি দেখে নিচ্ছি ওটা। मैम হুম मैम स्टेप 2 में वो जो पावर को इनटू किए वो डिवाइड होगा शायद। पावर में जो इंटू किया है वो डिवाइड होगा, डिवाइड, हाँ हाँ ये डिवाइड होगा शायद, यही वाला, हाँ यहाँ पर ही कुछ मिस्टेक हुआ इसी वजह से। रुको एक सेकंड, अब डिवाइड करके देखे स्टेप 2 का, रुको हम देखते हैं पहले फिर तुम लोग देखना, ठीक है। 0.0000 मेरे से ना कोई स्टेप गलत लिख दिया है मैंने, रुको देख लेते हैं। 7693
डिवाइड 5.4, मुझे भी लग रहा है डिवाइड होता है, लेकिन ये देखो डिवाइड कर दिया, मेरा कैलकुलेटर ई दिखा दिया। अच्छा चलो फिर भी देखते हैं, फिर करते हैं +1 ম্যাম ডিভাইড করে আমার ইন্টু, একটা ডেটা এসছে ম্যাম, বলবো? হ্যাঁ ঠিক আছে, তারপরে তোমরা এটা +1 করে যেরকম আমি ইন্টু ইকুয়াল টু বললাম করে দেখো তো এটা আসছে কিনা। 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है मैम। अच्छा नहीं आ रहा है ना, 5.4 से -1 डिनोमिनेटर से डिवाइड होगा, तो 5.4 में हम लोग का 5.4 में तो हम लोग का डिनोमिनेटर 1 है, तो ये 1/5, अच्छा ठीक है एक सेकेंड, ऐड 1 होगा, फिर मुझे सही तो लिखा है पर हो क्यों नहीं रहा है, रूल्स तो सही लिखा है, डिनोमिनेटर से डिवाइड होगा, तो यहाँ पर 5.4 है, 5.4/1 हो रहा है, तो फिर मेरा ये डिवाइड कुछ तो एक गलत हो रहा है, क्या गड़बड़ हो ম্যাম जा रहा স্টেপ है। 2 তে ডিভাইডেড বাই 5.4 করার পর আমার 0.00001008832 এরকম আসছে। দিয়ে আবার এবারে +1 করে দেখো, +1 করে দিয়ে আবার ইনটু ইকুয়াল টু করে দেখতে হবে, +1 पहले तो ম্যাম सबट्रैक्ट ইন্টু ही ইকুয়ালস होगा টু 12 বার फिर করবো। add, हाँ ইনটু ইকুয়াল টু মানে ইনটু ইকুয়াল টু দুটোকেই ফলো করে 12 টাইমস করতে হবে। 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ম্যাম আসছে না ম্যাম, 1 পয়েন্ট মানে 1 দিয়ে আসছে, 1 এর ঘরে 1.5 116। সেটাই তো আমারও সেটাই ইস্যুস হচ্ছে, কিন্তু কেন হচ্ছে না আমি বুঝতে পারছি না, তো এটা তো এবার তো হওয়ার কথা। 0.8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 -1, ये तो मेरा एरर दिखाएगा ही दिखाएगा एक बार में करने जाएंगे, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, क्या गलती हो जा रहा है, कुछ तो गलती हो रहा है मेरे लिखने में, इसी वजह से नहीं हो रहा है, डिवाइड करके भी ম্যাম देख স্টেপ लिया नहीं हो रहा है। ম্যাম স্টেপ 4 টা ঠিক আছে, মানে স্টেপ 4 এ স্টেপ 3 + 1 হবে, তাই তো? স্টেপটা ঠিকই লেখা আছে কিন্তু আমি ম্যাম এবার স্টেপ আমি একটা ঠিকই বলছিলাম যেটা, যে স্টেপ 4 এর যে ভ্যালুটা লেখা আছে 1.0002941, এবার স্টার্টিং এ তো 1 আছে, এবার 1 কে যদি আমরা 12 টাইমস ইনটু করি তাহলে তো 1 দিয়ে আনসারটা আমি আসার বুঝ- কথা। আমি বুঝতে পেরেছি তোমার কথাটা, তাহলে ওটা 0 পয়েন্টে আসবে না সেটা বুঝতে পারছি। হ্যাঁ ম্যাম, কারণ কোনোভাবেই আসছে না। ठीक है एक बार देखना पड़ेगा, चलो अभी तो ट्राई करके देखा बट हुआ नहीं, लेकिन ये क्या पता नहीं क्या गलत हो रहा है, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है अचानक से क्या गलत हो रहा है, एक चीज करने से हो जा रहा है, इसको अगर -1 कर रहे हैं तो हो जा रहा है, ठीक है ये जो मैंने आंसर लिखा है, लेकिन ये ना माइनस नहीं होगा इतना मेरा कंफर्म है, स्टेप में पहले ये माइनस होता है, इसके बाद वाला ही प्लस होता है, इतना तो मुझे याद है, अगर तुम लोग भी गूगल करके देखोगे ना डर्टी पावर सॉल्व का जो रूल्स है वहां भी देखना सेम स्टेप ही लिखा हुआ है, लेकिन मेरा कुछ तो गलत हो जा रहा है, ये देखो अगर हम लोग इसमें ম্যাম डर्टी पावर ম্যাম लिखते বলছি हैं ম্যাম तो यहाँ पर दिखेगा, ये देखो डर्टी पावर का कैलकुलेटर जो है इसका यूज जो है, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है, देखो स्टेप्स, देखो तुम लोग को दिखाते हैं लेकिन कुछ तो गलत हो रहा है, ये देखो प्रेस स्क्वायर रूट 12 टाइम्स सब्ट्रैक्ट 1 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर ऐड 1 प्रेस मल्टीप्लिकेशन इनटू इक्वल टू, तो हम लोग का आंसर मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन कुछ तो गलत हो रहा है हम लोगों से इसीलिए नहीं हो रहा है, ठीक है देखेंगे हम एक बार ना ম্যাম कैलकुलेटर पे আগের करके দিন না देखेंगे আপনি क्या এই गलत हो रहा है। ডার্টি পাওয়ারের লাস্ট ক্লাসে ম্যাম ডার্টি পাওয়ারের আপনি একটা স্টেপস লিখিয়েছিলেন, সেখানে স্টেপ 3 তে কিন্তু আনসার মানে যেটা আসবে স্টেপ 2 এর ইনটু পাওয়ার লেখা ছিল, আমি হ্যাঁ খাতায় ইনটু চেক করলাম পাওয়ারই, ম্যাম। আমি এখনো তো ইনটুই লিখেছিলাম কিন্তু ওটা আমার মনে হলো হয়তো আমি ভুল লিখেছি তাই জন্য ডিভাইড করলাম, বাট ইনটু ডিনোমিনেটর হবে, ঠিক আছে
ठीक है, हम देखते हैं, शायद into कुछ तो एक power. मिस्टेक हो रहा है इसी वजह से। इनटू पावर, इनटू एक्चुअली डिनोमिनेटर होगा, ठीक है, तो वहीं पर शायद मेरा लग रहा है कुछ गलत हो रहा है, लेकिन आंसर ना ऐसा निकल के आना चाहिए, ऐसा निकल के आएगा। तो देखो यहाँ पर हम लोग को ये वाला ना सीखना ही पड़ेगा, बाई चांस आज भी नहीं हुआ, देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है ना, 0.299 ऐसा आएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो मतलब नियरेस्ट टू 0.3 होगा। तो ये स्टेप हम लोग जब फॉलो करेंगे तो हम लोग का आंसर लेकिन ये वाला निकल के आएगा। बट ये फॉर समहाउ ये स्टेप या फिर ये स्टेप, ये बीच का 3 स्टेप में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, इसी वजह से नहीं हो रहा है। मतलब मैंने कैलकुलेशन तो मुझे ठीक ही लग रहा है, यहाँ पर कुछ गलत लग रहा है मुझे, जो 5.4 है ना, यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, इसी वजह से यहाँ पर 1 आ जा रहा है। अगर यहाँ 1 आ जाएगा ना तो फिर ये कम नहीं आ सकता है, ये 1 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 12 ऑटोमेटिकली हो जाएगा, 1 1 1 करके, मतलब 1 रह जाएगा। बात इतना है कि 1 रह जाएगा। कुछ शायद यहाँ पर स्टेप में मैंने गलत लिखा होगा, मुझे ना एक बार फिर देखना पड़ेगा। मुझे भी दिमाग में जितना था मैंने उसके हिसाब से लिख दिया, और लास्ट दिन भी लिखा था, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरे से कुछ तो गलत हो रहा है लिखने में, इसी वजह से नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको एक बार देख लेंगे, हम देख के बता देंगे क्या होगा। हो सके तो क्लास के बाद तुम लोग को एक बार बता देंगे, अगर होता है पॉसिबल तो तुम लोग घर पे एक बार करके देखना, ये आंसर आएगा, ठीक है, उससे प्रैक्टिस करोगे। ये आंसर ठीक है, ये कंफर्म ठीक है, ये इसमें ही पहला रूल्स यही होगा, सेकंड वाला भी ठीक है, ये दोनों में कुछ हो रहा है, ठीक है, ये दोनों में कुछ ऑल्टर होगा, शायद कुछ एक इधर उधर होगा, इसी वजह से। ठीक है, चलो, तो आंसर कैसे दोगे वही हम बताना चाह रहे थे। तो अगर हम लोग डर्टी पावर से सॉल्व करेंगे हो जाएगा, इससे करेंगे तो हो जाएगा। कुछ तो एक गलत हो रहा है, दिमाग में नहीं है अभी शायद, इसीलिए कि ये कौन सा स्टेप आगे पीछे होगा। तो हम लोग का 0.299 आंसर आएगा, जो कि 0.3 के नियरेस्ट आंसर होगा। इसका मतलब 0.8 टू दी पावर 5.4 करने से अगर मुझे 3 मिल जाता है तो हम कंफर्म बोल सकते हैं कि मेरा आंसर बी होगा, ठीक है, तब मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये तो हट ही गया ऑप्शन से, ये दोनों। अब ये दोनों में हम लोग ये भी तो सोच सकते हैं कि 5.4 ही कैसे लिखे, हमारे पास तो कोई कंफर्मेशन नहीं है, नन ऑफ दिस भी तो लिख सकते थे, लेकिन 5.4 कंफर्म 5.4 हो रहा है। कैसे? ये इससे, जबकि हम कंफर्म नहीं करवा पाए तुम लोग को अभी भी, लेकिन करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। वो स्टेप कुछ इधर उधर हो गया है, स्टेप ठीक ठाक फॉलो करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो 5.4 से अगर मेरा 0.3 के आसपास आंसर आ जाता है तो मुझे नन ऑफ दिस आंसर नहीं देना है। देखो, टाइम वैल्यू मनी के क्वेश्चन में नन ऑफ दिस आंसर मुझे तभी देना चाहिए जब ये सारे आंसर काफी मतलब दूर के हो रहे हैं हमारे मेन आंसर से। तो हमारा मेन आंसर तो हम लोगों ने प्रैक्टिकली देखा 5 इयर्स एंड समथिंग होना चाहिए, ठीक है। तो नन ऑफ दिस तब देंगे जब हमारे पास नियरेस्ट कोई आंसर नहीं रहेगा, ठीक है, या फिर चेक करके भी हम लोग जो है श्योर नहीं हो पा रहे। लेकिन यहाँ पर डर्टी पावर से चेक करके श्योर हो जाओगे कि 5.4 ही होगा, ठीक है। ये जब सीख जाओगे ना, ये जब हम बता देंगे सही कुछ तो गलत किया है मैंने, तो वहां पर तुम लोग को कंफर्म हो जाएगा कि ये 5.4 होगा। कैसे कंफर्म होगा? तुम लोग 5.4 को यूज करके यहाँ पर 3 निकाल लोगे, 0.3, 0.299 का मतलब 0.3 होगा, तो 0.3 हो जाने पे मेरा आंसर फिर कितना हो जाएगा? 5.4, मतलब 5 इयर्स एंड 0.4 इतना, ठीक है। मतलब ये जो डेप्रिसिएशन है ये 0.4 इयर्स के लिए हो रहा होगा, 5.4, ठीक है। तो हम लोग का आंसर फिर देना है ऑप्शन बी। हम लोग नन ऑफ दिस तब तक टच नहीं करेंगे जब तक हमारे पास नियरेस्ट आंसर अवेलेबल है, तब तक हमें नन ऑफ दिस नहीं लेना है। अगर एकदम ही नियरेस्ट कुछ नहीं होगा तो हम लोग नन ऑफ दिस लेंगे, बाकी इससे हम लोग चेक करके और भी कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, चलो, अब हम लोग फोर्थ के बाद फिफ्थ नंबर एक बार देखते हैं। फिफ्थ नंबर में बोला है ए का वैल्यू 1000 बोला है, ठीक है। फिर यहाँ पर बोल रहा है ম্যাম कि আনসারটা কত বললেন ম্যাম, একবার বলবেন? মানে যে আনসারটা আপনি 5.4, বক্সে লিখলেন যেটা আসার কথা। 5.4, না না 5.4 ম্যাম, ই তো হচ্ছে 5 বছর। না না, যেই আনসারটা ম্যাম আসার, যেটা আমাদের ডার্টি পাওয়ারে হচ্ছিল না। এই তো লিখেন লিখেন 299656, হ্যাঁ ম্যাম এসে গেছে, ম্যাম এসে চলে গেছে ম্যাম। এসছে, হ্যাঁ ম্যাম। এইভাবেই এসছে। হ্যাঁ ম্যাম, ম্যাম অ্যাকচুয়ালি স্টেপ 3 তে ওটা স্টেপ 2 ইনটু 5.4 হবে ম্যাম, ওটা ডিভাইডেড হবে না হ্যাঁ, ম্যাম, আপনি ঠিকই ইন বলেছিলেন। ইনটু তো করেছি, করার পরে এটা আসছে, কিন্তু আমার তো 12 টাইমস করে এটা আসছে না। ম্যাম আমার এসে গেছে।
তোমাদের ক্যালকুলেটরে এসে গেছে, হতে পারে, কারণ আমার এই ক্যালকুলেটরে ঠিক ঠিক হচ্ছে না। তো আরেকবার তোমরা ট্রাই করে দেখো। আমার মনে তো হয় ঠিকই লেখা আছে কিনা জানি না, তবু ঠিক আছে, আমি আমার ক্যালকুলেটরে একবার কনফার্ম করে নেবো। যদি আসছে তো খুব ভালো কথা, তাহলে এই স্টেপটাই হবে। ঠিক আছে, তাহলে কিছু চেंजेस হবে ना। তোমরা করে একবার দেখে নিতে পারো। एक बार करके ना तुम लोग फिर से देखना। मुझे जितना लग रहा है कि 80% चांस है कि मैंने ठीक ही लिखा है। ठीक है, फिर भी नहीं हो रहा है तो फिर मुझे भी डाउट हो रहा है। ठीक है, लेकिन बाकी डाउट क्या है, डाउट कुछ नहीं, स्टेप सभी ठीक लिखा है, आगे पीछे हो सकता है मे बी। ठीक है, लेकिन अब आंसर जब आ रहा है बोल रहे हो तो मेरे हिसाब से तो ये आंसर आना चाहिए। फिर भी हम एक बार कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, ম্যাম তাহলে ওটা अच्छा, রাউন্ড অফ করে 0.3 লিখে দেবো। হ্যাঁ ওটা যদি চলে এসছে, তুমি ক্যালকুলেটরে বের করে নিয়েছো, তাহলে রাউন্ড অফ করে 0.3। ম্যাম এটা কোন অপশনে ছিল ম্যাম? 0.3টা অপশন নাম্বারটা? 0.3 কেন অপশনে থাকবে? ওটা তো চেক করছি। 0.3টা কোনোদিন অপশনে থাকে? 5 বছর কিছুটা হচ্ছে না, তাহলে 5.4 হবে, এক্ষুনি বললাম তো। ওকে ম্যাম। ए दिया हुआ है 1000, एन दिया हुआ है 2 years और आर दिया हुआ है 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली। प्रिंसिपल कितना है ये पूछा है। देखो ये क्वेश्चन मुझे क्या पूछा है, बोला है कि प्रिंसिपल कितना है। ठीक है, ए बता दिया है, ए बताया है 1000। ठीक है, ए मुझे बता दिया है 1000 इन 2 years। ठीक है, तो ये 2 साल का इन्वेस्टमेंट है। एन मुझे बता दिया है 2 years। आर 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली। तो 6% ईयरली मिलेगा, लेकिन देने का जो सिस्टम है वो है हाफ ईयरली, यानी 6 मंथ्स के गैप में, 6 मंथ्स के गैप में, 6 मंथ्स के गैप में, अगेन 6 मंथ्स के गैप में। मतलब 3%, 3% एडजस्ट करने के बाद 3% और 3%। ठीक है, अच्छा अब मुझे पूछा है देन प्रिंसिपल कितना होगा। ठीक है, तो मतलब a इक्वल p इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n होता है। अभी क्वेश्चन ऐसा है जहां पर मुझे a बता दिया। अभी तक हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चन किया है कहीं पर a नहीं बताया, हर जगह पे हम लोग a फाइंड आउट करते हैं। कोई बात नहीं, अभी मुझे p फाइंड आउट करना है। i का मतलब होता है एडजस्टेड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट एडजस्ट करने के बाद 3% आ रहा है, क्योंकि कंपाउंडेड सेमी एनुअली बोला था। तो n कितना होगा, n 4 टाइम्स होगा, दिख भी रहा है। ठीक है, फिर भी हम लिख के बता देते हैं, t इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम। ठीक है, टी मुझे कहां देता है, टी मुझे क्वेश्चन दे देता है 2 इयर्स का इन्वेस्टमेंट है, तो ये 2 हो गया। अगर सेमी एनुअली होगा तो ईयरली कन्वर्जन 2 टाइम्स होगा, तो एन का वैल्यू मेरा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब चेक करते हैं यहाँ पर कैलकुलेटर पे। 3 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 1.03 इंटू इक्वल 2 टाइम्स इक्वल 3 टाइम्स इक्वल 4 टाइम्स। तो 1000 इक्वल टू हो जा रहा है 1.1255। 1000 इक्वल टू p इंटू, हम ना 4 डेटा लिखेंगे। तुम लोग भी ना जब बहुत सारा डेटा हो, देखो मेरे कैलकुलेटर में तो कुछ ज्यादा दिखता है, तुम लोग बोलते हो तुम लोग वाले में कम दिखता है, मुझे पता है कम ही दिखेगा, लेकिन तुम लोग को लेना कितना है, मैक्स टू मैक्स तुम लोग पॉइंट के बाद 4 डेटा ले सकते हो। ठीक है, तो 4 डेटा क्या क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट के बाद 4 डेटा, तो 1 लेंगे, 2 लेंगे, 5 लेंगे, और 5 0 है उसके बाद, तो फिर ये 5 ही रखेंगे। ठीक है, अगर 0 के जगह 6 7 8 होता तो इसको हम लोग 6 कर लेते हैं। तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाय 1.1255। 1000 डिवाइडेड बाय 1.1255। ठीक है, तो ये आ रहा है, देखते कितना आया, 888.49, 888.49। ठीक है, तो फिफ्थ का आंसर हम लोग का आ जाएगा 888.49। अच्छा, कौन से ऑप्शन से मैच होता है, देखो 688 तो कभी नहीं होगा, क्योंकि 888.49 और 688 कोई मैच नहीं है। ये 885 है, ये 888 है, ये 800 है, ये भी नहीं होगा। अब आंसर नन ऑफ दिस है, और इधर देखो हम लोग का क्या है, नन ऑफ दिस है, और इधर हम लोग का ऑप्शन जो है बी में 885 है। ठीक है, तो मुझे कौन सा आंसर देना चाहिए, तो देखो मेरा आंसर जब 85 से तो ज्यादा आ रहा है ना, एक चीज सोचो, यहाँ पर मुझे कौन सा आंसर देना प्रेफरेबल होगा। देखो ये दोनों तो कंफर्म ना हो रहा है, अब ये आंसर दे कि ये आंसर दे। अब अगर मुझे बोल रहा है कि मैंने इन्वेस्टमेंट 888 किया है, तो हम 885 कैसे बोल दे, आसपास हो सकता है, ये 888 है, ये वाला 887 हो सकता है, मतलब मान लो ये 888 के आसपास हो सकता है, लाइक 49 की जगह कुछ और हो सकता है, लेकिन कम कैसे हो सकता है जब हमारा इन्वेस्टमेंट 888 है। तो 888 85 ये
वाला आंसर भी हम लोग नहीं दे सकते। ए सी तो कैंसिल आउट होगा ही होगा, लेकिन मैंने जैसे अभी तुम लोग को सिखाया हमें नियरेस्ट आंसर देना है। तो नियरेस्ट आंसर मतलब क्या, जो आंसर आ रहा है उसके आसपास। तो ये तो कम वैल्यू को शो कर रहा है 885, तो मेरा आंसर यहाँ पर फिर होना चाहिए डी नन ऑफ दिस। ठीक है, डी नन ऑफ दिस आंसर होना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट को सी आंसर देने से, जैसे ये आसपास तो है लेकिन फिर भी लगभग 3 रुपीज का गैप है। 888 और 885 में 3 रुपीज का गैप निकल के आता है। ठीक है, तो ये तो काफी ज्यादा गैप हो गया ना, कुछ पॉइंट का गैप निकल के आए बात अलग है, और ये हमारे वैल्यू को भी कम करके दिखा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा आंसर कितना होना चाहिए, मेरा आंसर यहाँ पर होना चाहिए नन ऑफ दिस। ठीक है, और वैसे भी तुम लोग एक चीज और भी ट्राई करके देख सकते हो, 885 पे अगर तुम लोग इन्वेस्ट करोगे 1000 आता है कि नहीं, चेक करके देख सकते हो। कैसे चेक करोगे, ये देखो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पी अगर मेरा, मान लो तुम लोग के दिमाग में ये आ रहा है कि ये आंसर दे कि नन ऑफ दिस दे, तो तुम लोग को क्या करना चाहिए, 885 को यहाँ पुट कर दो। ठीक है, ये देखो यहाँ जो है, यहाँ 885 को पुट कर दो, 1.1255 जो आया ये तो उतना ही रहेगा। 885 को पुट करके देखो तो कितना आता है, 1.1255, तो ये आंसर आता है 996, मतलब 1000 से कम आ रहा है। तो 1000 से अगर कम आ रहा है तो फिर मेरा इन्वेस्टमेंट का अमाउंट 885 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये और भी कंफर्म हो गया 885 से, तो फिर मेरा ऑप्शन क्या लेना चाहिए, तो मेरा नियरेस्ट जो आंसर है वो मेरा नन ऑफ दिस होगा। मतलब ये 885 तुम लोग को आंसर नहीं देना है। अगर तुम लोग 885 का आंसर लिख देते हो तो फिर वो गलत हो जाता है। तो टाइम वैल्यू मनी में ना थोड़ा इधर उधर पॉइंट रहेगा, मतलब सोच समझ के आंसर देना है तुम लोग को बड़े ही ध्यान से कि मुझे क्या चूज करना है, नन ऑफ दिस या नियरेस्ट कोई आंसर, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला तुम लोग यहाँ पर ऑप्शन सी को भी लगा के देखो, लेकिन वो 1000 से कम शो कर रहा है, लेकिन मेरा इन्वेस्टमेंट तो मोर देन 1000 है, तो फिर मेरे लिए सेफ जो ऑप्शन है वो नन ऑफ दिस है। ठीक है, तो मुझे नन ऑफ दिस पे टिक करना चाहिए। ठीक है, ऐसे करके तुम लोग को चूज करना पड़ेगा। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, बोल रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन, ठीक है, किसी एक टाउन का पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हुआ है एवरी ईयर बाय 2% ऑफ द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बोल रहा है कि किसी एक टाउन में जो पॉपुलेशन था शुरुआत में, वो उसके बाद 2% करके इंक्रीज हुआ है। द नंबर ऑफ ईयर्स बाय विच द टोटल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन भी 40%। बोल रहा है कि कितने सालों में पॉपुलेशन 40% इंक्रीज हो जाएगा। मतलब ये देखो क्वेश्चन ऐसे बोला है, अगर इनिशियली 100 लोग थे, अब बोल रहा है कितने लोग हो जाएंगे 140। कैसे पता चला, ये देखो बोल रहा है कि द नंबर ऑफ इयर्स, कितने सालों में टोटल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन हो जाएगा 40%। टोटल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन 40%, पॉपुलेशन 40% इंक्रीज होने का मतलब अगर पहले 100 था अभी 140 हो जाएगा। पूछ रहा है ये कितने दिनों में होगा, तो फिर ग्रोथ रेट क्या है, कितने परसेंट में लोग बढ़ते हैं, बोल रहे हैं कि 2% में बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो ग्रोथ रेट है वो है 2% करके। तो कैसे निकालेंगे, तो ये देखो सिंपल, a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n। ठीक है, तो a कितना है 140, जो मैंने यहाँ पर जो एजम्पशन लिया है 100% थे तो 140 हो जाएंगे फ्यूचर में। i कितना है 2% पर एनम करके ग्रोथ हो रहा है। अच्छा, अब n तो मुझे फाइंड आउट करना है ना कि ये 140 हो जाएगा कितने टाइम के बाद, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, 140 बाई 100 इक्वल, ये हो जाएगा 1.02 होल टू दी पावर n। ये 2% का मतलब 2/100, 2/100 का मतलब 0.02 प्लस 1। ठीक है, और ये मेरा हो जा रहा है 1.4, कैलकुलेटर में देख सकते हो 1.4 हो गया। ठीक है, अब 1.02 होल टू दी पावर n 1.4, मतलब हम लोग बोल सकते हैं 1.02 को कुछ एक टाइम मल्टीप्लाई करने से मेरा 1.4 आएगा। कितने बार करने से आएगा, चलो यहाँ पर ट्राई करके देखेंगे, ट्रायल एंड एरर करके 1.08 को मल्टीप्लाई करते हैं, कितने बार में ये 1.4 आ जाएगा देखते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17। अच्छा 17 में देखो कितना आया 1.4002। हम 4 डेटा ले लेते हैं, ठीक है। एन का वैल्यू जब मैंने 17 टाइम्स मल्टीप्लाई किया इसको तो मेरा आंसर आया 1.4002। हम पॉइंट के बाद सिर्फ 4 ही डेटा ले रहे हैं, यहाँ बहुत सारा डेटा, इतना डेटा लिखने का जरूरत नहीं, हम 4 डेटा लेते हैं, उसी से देख लेंगे। और एक बार करके देखते हैं। देखो मेरा 1.4 तक तो हम पहुंच ही गए, लेकिन 1.4 के बाद इधर कुछ नहीं है, लेकिन इधर 002 दिख रहा है। अच्छा और एक स्टेप जाके देखते हैं कितना दिखेगा। 17 स्टेप में इतना दिख रहा है, अगर 18 स्टेप करते हैं तो 1.428 दिखने लगा, ठीक है। 1.428 और एक डेटा लिख लेते हैं, 4 डेटा 282 इतना दिख रहा है, ठीक है। इतना दिख रहा है, तो ये 17 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से ये 18 टाइम, लेकिन मुझे चाहिए कितना 1.4 चाहिए, ठीक है। ओनली 1.4 चाहिए, तो ओनली 1.4 का मतलब फिर कौन सा आंसर मेरा 1.4 के आसपास है, ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये 002 है जबकि ये 282 है, मतलब 18 करने से ज्यादा हो जा रहा है 1.4 से, ठीक है। तो नियरेस्ट आंसर तो 17 से आ रहा है। अब देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन बोला है 7 ईयर, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। चलो 10 ईयर, ये भी नहीं होगा, और एक नन ऑफ दिस है, तो 17 ईयर अप्रोक्स और नन ऑफ दिस में कंफ्लिक्ट हो सकता है। अब देखो क्योंकि मेरा आंसर क्या आ रहा है 17 ईयर अप्रोक्स, क्योंकि 17 और 18 के बीच का कोई ऐसा डेटा होना चाहिए जो मुझे 1.4002 को 1.4 कर दे, ठीक है। हम लोग जब नेक्स्ट स्टेप में चले गए तो वो 00 की जगह 282 हो गया, मतलब एग्जैक्टली ना तो ये वैल्यू दे रहा है ना तो ये वैल्यू दे रहा है, लेकिन हम लोग ये तो बोल ही सकते हैं कि 17 और 18 के बीच का कोई वैल्यू होगा जो मुझे 1.4 देगा, ठीक है। क्योंकि ये मुझे 1.4002 दे रहा है, ये उसके बाद ज्यादा दे रहा है, मतलब अगर मुझे 1.4 चाहिए तो फिर 17 के आसपास का वैल्यू चाहिए। तो ये देखो 17 ईयर अप्रोक्स, तो मुझे अगर नियरेस्ट आंसर दिया हुआ है तो मुझे उसी पे टिक करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये नियरेस्ट है। इसके पहले वाला नियरेस्ट नहीं था, 885 जो है 3 रुपीज से कम ज्यादा हो रहा था यहाँ पर, लेकिन एग्जैक्ट आ रहा है। तो 17 ईयर्स भी तो इन्होंने नहीं बोला है, बोला अप्रोक्स, मतलब 17 और कुछ होने से 1.4 होगा, ठीक है, इनके कहने का मतलब है। तो फिर मुझे ऑप्शन सी पे जो है टिक करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन तुम लोग को सोच समझ के चूज करना पड़ेगा, ठीक है। नन ऑफ दिस पे तभी हाथ लगाओ जब बिल्कुल आंसर मैच नहीं होता है, अगर थोड़ा बहुत भी मैच होता है आसपास, ठीक है, नियरेस्ट आंसर होना चाहिए, तभी जाके तुम लोगों को जो है वैल्यूज वाले जगह पे टिक करना चाहिए। अदरवाइज देखो ये दोनों तो कंफर्म नहीं हो रहा है, इससे कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। अब ये और ये, तो ये मेरा 17 तो आ ही रहा है, 79 थोड़ा सा तो लिखा तो है अप्रोक्स, तो फिर मुझे इसी पे टिक करना चाहिए। फिर हम नन ऑफ दिस ऑप्शन नहीं ले सकते क्योंकि इससे मेरा नियरेस्ट आंसर निकल के आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर 7th नंबर, ये वाला लास्ट कर पाएंगे। देखो 7th नंबर वाले में क्या बोला है, यहाँ पर बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 3 years एट 6% पर एनम इज 110.16। बोल रहा है कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है 110.16, तो मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट करने से आ रहा है 110.16, ठीक है। और क्या बोला है, बोल रहा है कि ए सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 3 years, अगर हम लोग एक सर्टेन सम ऑफ मनी को 3 years के लिए 6% पर एनम बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं, तो बोल रहा है अगर कंपाउंड में करते हैं जो इंटरेस्ट आएगा, सिंपल में करेंगे जो इंटरेस्ट आएगा, उसका डिफरेंस इतना होगा। अब मुझे पूछ रहा है कि प्रिंसिपल कितना है बताओ, मतलब कितना इन्वेस्ट किया गया है। मतलब ये देखो हम लोगों ने 3 years के लिए सिंपल इंटरेस्ट में इन्वेस्ट किया है, कितना वो नहीं पता, वो निकालना है। और यहाँ पर जो भी इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, और ये देखो यहाँ पर कंपाउंडिंग में भी हम लोग का 3 years का है, प्रिंसिपल सेम है 6% पर एनम बेसिस पे। बोल रहा है इस स्कीम में जो इंटरेस्ट आएगा और इस स्कीम में जो इंटरेस्ट आएगा दोनों का डिफरेंस है 110.16, ये बता रहा है, ठीक है। अच्छा अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। तो ये देखो हम लोग सबसे पहले निकालते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। सिंपल इंटरेस्ट ऐसे निकलता है P इंटू आर डिवाइडेड बाई 100 इंटू
टी, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम। तो प्रिंसिपल मुझे नहीं पता, आर तो मुझे पता है। सिंपल इंटरेस्ट का रेट कितना है, इंटरेस्ट रेट दोनों ही केस में 6% पर एनम है, और कंपाउंड वाले में भी कंपाउंड कुछ नहीं बोला है तो एनुअली है, मतलब एडजस्ट करने के बाद भी 6% ही रहेगा। और ये कितने ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट है, 3 इयर्स के लिए, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये देखो ये कितना आ रहा है, 18, 6 into 3 18, 18 डिवाइडेड बाई 100 मतलब 0.18 आ रहा है। P इंटू 0.18 मतलब हम लोग बोल सकते हैं 0.18 P, ठीक है, जैसे नॉर्मली लिखते हैं। और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का अलग कोई फॉर्मूला नहीं होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके। अब अमाउंट का मतलब हमें पता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है कंपाउंड के केस में, अभी इतना बार हम लोगों ने लिखा है P इंटू 1 प्लस आई होल टू द पावर n, और ये जो P है प्रिंसिपल वाला ये लिख दिया, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, यहां से P कॉमन ले लो, ठीक है। तो ये कितना बचा, 1 प्लस आई होल टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, ये बच गया। अच्छा, अब P, P का मतलब हमें नहीं पता, P तो ढूंढना है। और I कितना हो जाएगा, 6%, क्योंकि कंपाउंडेड कुछ नहीं बोला है तो ईयरली -1। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, देखो सॉल्व करके कितना आता है। 6 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, 3 टाइम्स 2 3, ठीक है, ये हो गया -1। तो ये कितना आ गया, 0.191016। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया P इंटू 0.191016, यानी कि 0.191016 P, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन में बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो है 110.16। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल के आया, 0.191016 P, और सिंपल इंटरेस्ट छोटा सा ही है 0.18 P, 0.18 P। तो 110.16। अब ये दोनों को करेंगे माइनस, चलो माइनस करके देखते हैं। ये वाला वैल्यू -0.18, तो ये निकल के आ रहा है 0.011016, 0.011016 P इक्वल 110.16। तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 110.16 डिवाइडेड बाई 0.011016, ये आ जाएगा। अब देखते हैं कितना आता है, 110.16 divided by 0.011016, 10,000। देखो 10,000 बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आया है। इसमें ऑप्शन में तुम लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, मुझे जितना लगता है एग्जैक्ट 10,000 आंसर होना चाहिए। हाँ ये देखो एग्जैक्ट 10,000 है, वो जब पॉइंट पॉइंट में आता है तो ही कंफ्यूजन होता है, अदरवाइज नहीं होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पहले हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट निकाला, जो भी डेटा था, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट को निकाल लिया फॉर्मूले में पुट करके। फॉर्मूला क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और अमाउंट का जो फॉर्मूला है वो लिखा, फिर दोनों में से P कॉमन ले लिया। अगर किसी को याद रहता है तो डायरेक्टली ये लिख सकते हो। फिर उसके बाद वैल्यूज को पुट कर लिया, वैल्यूज पुट करने से कुछ ऐसा मिला, और क्वेश्चन हमें बोल रहा है ये कंपाउंड इंटरेस्ट और ये सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस इतना है। फिर नॉर्मल तुम लोग को सॉल्व करना है कैलकुलेटर पे सारे डेटा को पुट करके, तो P का आंसर डिवाइड करने के बाद 10,000 आ जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन डी से एग्जैक्टली मैच हो रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाला बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोग का इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी, ठीक है। तो 7 तक हम लोग का हो गया। इसके बाद यहाँ पर 14 तक है, ठीक है। तो तुम लोग 14 तक ट्राई करके देख सकते हो, क्योंकि कंसेप्ट तो हम लोगों ने सारा सीख ही लिया है, नया तो इसमें कुछ सीखना है नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये 14 तक कंप्लीट करके फिर एनुइटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं। थैंक यू मैम, बाय मैम। बाय।